जैसे कुछ ऐसा नियम बनाए हैं कि हमें इतना पेज रोज लिखना है, 2 से 3 क्वेश्चन रोज लिख रहे हैं, सही है। आप लिख रहे हैं, आप केवल पढ़ रहे हैं, तो कितना हो जा रही है डेली राइटिंग? तो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि ऐसे ही कुछ भी लिखते हैं? क्वेश्चन का आंसर, प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं कहाँ से? प्रीवियस ईयर से लेते हैं, फिर उसकी फ्रेमिंग करते हैं, फिर लिखते हैं। उसको दिखाया भी करिए ना, तभी तो कुछ सुधार होगा उसमें। कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? आप क्या कर रहे हो रहा है? तो डेली जो 2 आंसर हो रहे हैं ना, या आपके 3 हो रहे हैं या आपके 2 हो रहे हैं, तो आप उसको जैसे ये भी नियम बना लीजिए कि डेली हम चेक करवाएंगे। अभी आपको करना ही नहीं है, अभी आपको लिखने में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, अब बस पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए पढ़ते। लेकिन जो लोगों को देना है अभी आने वाले साल में या उसके आगे आने वाले साल में, तो आप ज़रूर से ज़रूर कम से कम 5 पेज पर डे लिखने का प्रयास करिए। और ये लिखाई बिल्कुल वैसी ना हो कि कुछ भी लिख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। दरअसल ये समझना बहुत ज़रूरी है ना कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन हर चीज़ के प्रॉपर डायमेंशन को हम समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। इस बात की जांच कैसे होगी? हमने जो पढ़ा उसको हमने समझा, और फिर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन के टेक्स्ट को हम कितना समझ पाए, मीनिंग कितना समझ पाए उस क्वेश्चन का, और हमारे पास कितने शब्दावलियां हैं जिनके माध्यम से हम उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसकी परीक्षा कैसे होगी? डेली लिखने से होगी। तो डेली लिखा करिए, कुछ ना कुछ रोज लिखते रहिए। पढ़ना लिखना, देखिए सबसे जरूरी चीज़ है ना, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आप ना 2-3 बातें तो बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिए कि हमको ये तो करना ही करना है, बाकी जो भी और कोई सजेशन करेगा उसको भी हम करते रहेंगे। इसमें सबसे पहली बात है कि आप ना बच नहीं सकते इससे। आप लोग बचने का पूरा प्रयास करते हैं कि नोट्स मिल जाए, कुछ हमको ऐसी चीज़ें मिल जाए जो बता दे कोई कि ये भैया अगले एग्जाम में आएगा, और वही हम पढ़ लें वैसा ही जाके लिख दें। ये एकदम असंभावना है कि आप रीडिंग से बच जाएं। और रीडिंग के बाद दूसरी चीज़ क्या है ना कि कॉन्सेप्ट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग से सीधे क्वेश्चन तो कभी तभी आ सकता है ना जब वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो। अगर किसी क्वेश्चन का नेचर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ लिया जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आंसर मांग ले, लेकिन ऑब्जेक्टिव नेचर का अगर क्वेश्चन है तभी आप ये कह सकते हैं कि उसको हम रीडिंग करके सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होके सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज आपको क्या लगती है? कि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, धारणा जिसे हम लोग कहते हैं। ऐसे तो आपको ये सिखाया गया होगा कि धारणा बनाना बहुत गलत बात है, किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हमें विषयों के बारे में धारणा बनानी चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अगर हम धारणा बनाएंगे तो मौर्य पीरियड से गुप्ता पीरियड कैसे अलग था, पोस्ट गुप्ता पीरियड से गुप्ता पीरियड कैसे अलग था, क्या क्या चीजें चेंज हुई, इन चीज़ों के बारे में हमारी धारणा अपनी निश्चित होनी चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी काम करें। और तीसरा पार्ट है इसका एक्सप्रेशन। गूंगे का गुड़ नहीं होना चाहिए, है ना। गूंगे को भी गुड़ उतना ही मीठा लगता है और बोलने वाले को भी गुड़ उतना ही मीठा लगता है। गूंगा बता नहीं सकता कि गुड़ कैसा था। तो अगर आपको गुड़ तो मीठा लग रहा है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दरअसल आप नहीं जाओगे ना, कॉपी जाएगी, आपके शब्द जाएंगे, आपके शब्द बताएंगे कि आप कौन हैं, आपके शब्द बताएंगे कि आपके विचार कैसे हैं,
आपके शब्द बताएंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो इन शब्दों का चयन उसी आधार पे किया जाना चाहिए। सब्जेक्टिविटी आपकी पर्सनालिटी को भी टेस्ट करती है। आपके सारे एग्जाम की तैयारी आपके क्लासरूम के बाहर रह जाती है, अंदर आपकी पर्सनालिटी जाती है। जो वो 3 घंटे का प्रेशर होता है, उसमें जो स्पीड ऑफ राइटिंग होती है, जो सोचने की गति होती है, उन सब में आपका व्यक्तित्व शामिल रहता है। घबरा भी जाते हैं हम कई बार अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कई बार खराब कर जाते हैं, कई बार क्वेश्चन हमको सही से नहीं आ रहा होता है, लेकिन हम अपने द्वारा बनाई गई धारणाओं के आधार पे उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये तीनों स्टेज में आपको जाना बहुत जरूरी है। जितना जितना प्रॉपरली आप ये तीनों स्टेज फॉलो करेंगे, उतना अच्छे तैयारी करने वाले स्टूडेंट बनेंगे। तो आप ये 2-3 बातें जरूर से जरूर याद रखें अपने तैयारी के दौरान। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम आते हैं मुद्दे पे। हमने पीछे पढ़ा पोस्ट मॉडर्न एरा। अब जैसे हमें ना पोस्ट मॉडर्न एरा पे हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला बात क्या होनी चाहिए कि अगर हम टाइम स्केल में बात करें तो कौन से टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम पोस्ट मॉडर्न एरा टर्म यूज कर रहे हैं, टाइम स्केल पे वो कहाँ है? 200 BC टू 300 AD। 200 BC टू 300 AD। अब अगर हम सोचें कि यूपीएससी इसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, तो हमें बस इतना सा पता होना चाहिए कि इस टाइम की सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या हुई हैं, या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या आए हैं इंडियन नेशनल हिस्ट्री में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या आए हैं? एक तो पॉलिटिकल चेंज, क्योंकि पॉलिटिकल चेंज ही सभी प्रकार के चेंजेस को गति प्रदान करता है, या यूं कह लो कि इकोनॉमिक चेंज होता है। तो पॉलिटिकल चेंज में पीछे हम लोगों ने देखा कि इस टाइम पे बाहर के लोगों ने भी भारत पे रूल किया और भारत के अपने लोगों ने भी सत्ता परिवर्तन किया, है ना। बाहर के जिन लोगों ने रूल किया उसमें 4 लोगों के नाम आपने देखे। सबसे पहले क्या नाम आया? तो ग्रीक का नाम आया। उसके बाद तक आए, उनको सीथियंस भी कहते हैं। और फिर कौन आए? पार्थियन आए, इनको पहलो कहा जाता है इंडियन कंटेक्स्ट में। और उसके बाद कुषाण आ जाए। सबसे लंबे समय तक इसमें किन्होंने रूल किया? कुषाणों ने किया। और इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन फॉरेन इन्वेडर्स में से किसका रहा? कुषाणों का रहा। हालांकि इंडो ग्रीक का भी बहुत सारा इम्पैक्ट रहा इंडिया के इकोनॉमी पे। इंडिया का जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ा सेंट्रल एशिया के साथ और सदर्न यूरोप के साथ, उसमें इंडो ग्रीक का बहुत बड़ा रोल था। दूसरा, हमने कहा कि कुछ नेटिव डायनेस्टीज ने भी भारत में शासन किया इस टाइम पे। जो नेटिव डायनेस्टीज थी, इनमें कौन कौन लोग थे? मौर्यन के बाद शुंगाज, है ना, शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद कन्वा डायनेस्टी। उसके बाद सातवाहनाज, है ना। और फिर उसके बाद कई सारे अलग अलग रीजन्स में शासन करेंगे, है ना। कौन? करावती, कावारती, वो तो जगह का नाम था। तो शुंगा, कन्वा, सातवाहना, इन लोगों ने शासन किया। इनके अलावा बहुत सारे, जैसे वो चेदी डायनेस्टी था, शायद तुम उसको कह रहे होगे, उड़ीसा में रूल करता था। तो चेदी डायनेस्टी था, महामेघवाहन था। और उसका एक शासन था, जिसका एक शासक था जिसका नाम था, उसी के नाम से तुम उसको बोल रहे होगे। उदयगिरी में उसका अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे उसके बारे में जानकारी मिलती है। खारवेल नाम है उसका। खारवेल के बारे में तो नहीं कह रहे हो आप? खारवेल भी इसी टाइम का रूलर है ना। तो पॉलिटिकल चेंजेज आए। पॉलिटिकल चेंजेस के अलावा बहुत सारे सोशल चेंजेज आए। सोशल चेंजेज में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, वो अभी इस टाइम पे फिर से स्ट्रांग हो गई, है ना। कि इससे पहले कौन सी व्यवस्था काम कर रही थी? इससे पहले जो सोशल सिस्टम काम कर रहा था वो किसके द्वारा बनाया गया था?
उसमें बहुत ज़्यादा बोलबाला था बुद्धिज्म का, और थोड़ा बहुत उसमें और भी रीजनल आइडियाज थे, लेकिन उनको समाप्त करके अब जो राजा आए वो क्या करेंगे। जैसे आपने ये देखा कि अशोक ने इतना बड़ा एम्पायर बिल्डिंग किया, लेकिन कोई अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरह का कोई भी यज्ञ नहीं किया, लेकिन उससे बहुत छोटा साम्राज्य बनाया पुष्यमित्र शुंग ने, लेकिन उसने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, दो अश्वमेध यज्ञ किए। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ब्राह्मणिकल सोसाइटी का डोमिनेंस पड़ रहा है, ब्राह्मणिकल मॉडल ऑफ सोसाइटी का डोमिनेंस पड़ रहा है। तो ये कल्चरल चेंज के तौर पे देख सकते हैं आप कि इस तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन आए। कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देंगे सोसाइटी में, कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देंगे रिलीजन में। जैसे रिलीजन में एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो क्या था, आइडल वर्शिप का। आइडल वर्शिप क्या होता है, मूर्ति पूजा। क्या भारत के धर्म में प्राचीन काल से मूर्ति पूजा थी, क्या वैदिक धर्म मूर्ति पूजक था। सबसे पहले मूर्ति पूजा, जैसे ये आरोप लगाते हैं बहुत सारे लोग कि हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है, पर यह आरोप सही नहीं है। सबसे पहले मूर्ति पूजा किसने शुरू करी, किस धर्म ने, बौद्ध धर्म ने। पहली जो पूजा करने के लिए मूर्ति बनाई गई वो हिंदू गॉड की नहीं थी, वो भगवान बुद्ध की थी ना। और फिर भगवान बुद्ध, आगे जब आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म को तो ये समझोगे कि ऐसा सिचुएशन कैसे आया कि भगवान बुद्ध आइडल के रूप में पूजे जाने लगे। अच्छा, जब आइडल आ जाएगा, जब मूर्ति पूजा होगी तो मूर्ति की स्थापना जहाँ की जाएगी उसकी भी व्यवस्था करी जाएगी, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाने की प्रोसेस शुरू होगी जिसे हम लोग मंदिर निर्माण कहेंगे। और मंदिर निर्माण का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत साइंटिफिक है, वेल डिफाइंड है। ये हालांकि गुप्ता पीरियड में आता है। पहले मंदिर जो हमको मिलते हैं वो कब मिलते हैं, गुप्ता पीरियड में है। तो अभी इनको छोड़ देते हैं, मंदिर वाली बात हम लोग गुप्ता पीरियड में ले चलेंगे। इसके अलावा इस पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना और है, वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। और जब आप डेवलपमेंट ऑफ आर्ट पढ़ते हैं तो कई फॉर्म है आर्ट के डेवलपमेंट के। जैसे हमने पीछे कहा था ना कि हमारा जो सौंदर्य के प्रति सोच है उसका परिणाम है कि हम कलाओं पर विशेष बल देते हैं। मनुष्य है ही कलात्मक, कला के प्रति उसका आकर्षण रहता ही है। तो कितनी तरह की कलाएं हैं। अगर घर बनाने में कोई आर्ट डेवलप किया गया तो उसको क्या कहेंगे, हम आर्किटेक्चर कहेंगे। अगर हमने पेंटिंग बनाई तो हम पेंटिंग कहेंगे। अगर हमने कोई मूर्ति बना दी तो हम उसको स्कल्पचर आर्ट कहेंगे। तो इस पीरियड में जो आर्ट डेवलप हुआ पोस्ट मॉडर्न एरा में, वो सबसे ज्यादा कौन सा था, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, है ना। थोड़ा बहुत पेंटिंग भी हुआ। स्कल्पचर आर्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके दो स्कूल हमने उस दिन बताए थे आपको। एक को गांधार स्कूल कहा जाता है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, ये भी स्कल्पचर आर्ट था। और दूसरा क्या था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी स्कल्पचर आर्ट था। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था इसमें इंडियन डोमिनेंस था, इंडियन कल्चर का डोमिनेंस था, इंडियन स्टाइल का डोमिनेंस था। और जो गांधार आर्ट था इसमें यूनान के कला का ज़्यादा प्रभाव था, ग्रीस कला का ज़्यादा प्रभाव था। हालांकि सब्जेक्ट मैटर सारे कौन थे, इंडियन थे, सब्जेक्ट मैटर सारे इंडियन थे, लेकिन जो स्टाइल ऑफ आर्ट था वो बहुत ज़्यादा डीपली प्रभावित था इससे, ग्रीस से। तो ये सारी बातें हमको जाननी होंगी पोस्ट मॉडर्न एरा के रेफरेंस में। इनमें से जो लोग सातवाहन थे, सातवाहनों के यहाँ एक सामंत थे, गुप्त, श्रीगुप्त, नोट कर लिया इसको। और फिर उन्होंने ही गुप्त डायनेस्टी की स्थापना करी। नहीं, इसमें आएंगे, देसी में आएंगे। ये जो है सातवाहनों के यहाँ फ्यूडल लॉर्ड थे। फ्यूडल लॉर्ड का कॉन्सेप्ट जानते हैं आप, थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं थोड़ा बहुत जानते हैं। आगे ये पूरा फ्यूडलिज्म
पूरा एक कॉन्सेप्ट की तरह से डेवलप हो जाएगा, एक इज्म की तरह से डेवलप हो जाएगा, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर? हाँ, आप बताओ, हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी टॉपिक नहीं आया फ्यूडलिज्म का। फ्यूडल का मतलब होता है, बताते हैं इसको, हो जाने दो, लिख लेने दो इसको। पढ़े हो गए उसमें एनसीईआरटी में फ्यूडलिज्म, है ना? तो क्या पढ़े थे एनसीईआरटी में? क्या जाने फ्यूडलिज्म के बारे में? नहीं आया? ये फैन चला देते यार, थोड़ा धीमा धीमा कर। बेटा था। हाँ, फ्यूडल लॉर्ड्स को उसने अपने अधीन कर लिया। बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको हरा के अपने शासन में ले लिया। हम बताते हैं आपको भी, ये बात ये नोट कर लेंगे लोग, तो हम पूरी बात बताते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, तो समझ में आएगा। हो गया? हो गया? तो मामला क्या है ना, कहाँ से ये लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड की बात आती है? दरअसल इस दुनिया में अगर हम, रूलिंग का क्या काम है, रूलर का क्या काम होता है? शासन एक शब्द आप सुनते हैं, पीछे भी हम लोगों ने बात करी थी। तो शासन का काम क्या है? अच्छा, आप लोग जो हैं अभी जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो शासन में जाएंगे कि प्रशासन में जाएंगे? एक एक आपने लिखा, आपने देखा होगा कि अ, बिहार शासन ऐसा गाड़ियों पे लिखा रहता है, और फिर लिखा रहता है बिहार सरकार, ऐसा करके गाड़ियों पे लिखा रहता है। तो आप गवर्नेंस का पार्ट बनिएगा या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनिएगा? क्या दोनों में कोई अंतर भी है? शासन क्या करता है, रूलर क्या करता है, शासन का क्या काम होता है? वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट कैसे वेलफेयर करेगा? सबसे पहले वो वेलफेयर के लिए क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करेगा। सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कोई किसी का शोषण ना कर पाए, और जो कानून, कानून कैसा बनना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पर क्या पॉसिबल है कि कोई कानून ऐसा बना दे जो सभी पर समान रूप से लागू हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई कानून ऐसा बना लें जिससे सभी संतुष्ट हों। बना सकते हैं क्या? कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है जिससे सभी लोग संतुष्ट हों? क्वाइट इम्पॉसिबल। तो अपने को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए लॉ बनाते समय? कि हाँ, ऐसा कानून, जैसे वो रूसो कहता ना कि कानून सामान्य इच्छा का परिणाम होना चाहिए। सामान्य जनरल बिल, सामान्य इच्छा का मतलब कि बहुमत की इच्छा का परिणाम होना चाहिए। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि जो कानून अधिकांश लोगों के लिए वेलफेयर कर रहा है, जो कानून अधिकांश लोगों के हित में है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना पहला काम होता है सरकार का। जो कानून सर्वमान्य के हित में है, अधिकांश लोगों के हित में है, उसको मेंटेन करवाना। ये पॉसिबल कैसे होगा इसका मेंटेनेंस? बाय द यूज ऑफ फोर्स। क्योंकि व्यक्ति मूलतः क्या है? व्यक्ति मूलतः जानवर है और कानून नहीं मानना चाहता है। अगर आपको पता चल जाए कि हम कुछ भी करें किसी कानून के दायरे में नहीं आएंगे, अगर हम ये कह दें कि पूरी दुनिया से
2 घंटे के लिए कोई कानून नहीं है। इस 2 घंटे में आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। विश्व की जनसंख्या 1/3 हो जाएगी। हर आदमी के निशाने पे 2-4 लोग हैं और हर आदमी 2-4 लोगों के निशाने पे है ना। आप लोगों की निगाह में भी कोई ना कोई जरूर होगा कि जिसको आप अगर कानून का डर ना हो, परिवार का डर ना हो, धर्म का डर ना हो, नैतिकता का डर ना हो, तो आप छोड़ेंगे नहीं उसको, है ना। तो सब कुछ काहे लिए रुका हुआ है? धर्म, नैतिकता, आदर्श, कानून, इन सब से रुका हुआ है। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है और बल प्रयोग में जो लोग नियुक्त होंगे उनके लिए क्या चाहिए होगा? धन चाहिए होगा। मतलब कि सरकार का या प्रशासन का या शासन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और तीसरा काम होता है कि ये दो मेन काम होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने का पूरा अवसर मिले, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग परफॉर्म करेंगे तो उसमें सरकार अपना शेयर लेगी, जिसे वो रेवेन्यू कहती है ना, अपना हिस्सा लेगी सरकार, और उस रेवेन्यू से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी और साथ ही साथ क्या करेगी? वेलफेयर करेगी। तो आप कह रहे थे कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, तो दुनिया में सभी वेलफेयर स्टेट हैं। कागजों पे वेलफेयर स्टेट होना और रियल में वेलफेयर स्टेट होना वो अलग अलग बात है। हम वेलफेयर स्टेट हैं नहीं, लेकिन अब ये है कि जितनी दूर में प्रधानमंत्री का घर बना है उतनी दूर में कम से कम 5,000 लोग रहेंगे, वो अकेले रहते हैं। वेलफेयर स्टेट में राजा को क्या डर है? अगर वेलफेयर स्टेट है तो राजा किससे डरता है? तो ये बड़े सवाल हैं कुछ वेलफेयर के नाम पे। वेलफेयर के नाम पे आपका काटा जा रहा है, असल बात ये है ना। तो वेलफेयर के नाम पे वो सरकारें ऐसा करती रहती हैं। खैर, तो ये 3 काम हैं। इन्हीं 3 काम को करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के मॉडल ऑफ रूलिंग डेवलप हुए। जैसे सबसे पहला और सबसे नेचुरल मॉडल ऑफ रूलिंग क्या डेवलप हुआ? मोनार्की, जिसे हम लोग किंगशिप कहते हैं। सबसे पहला शासन का तरीका क्या विकसित हुआ? किंगशिप विकसित हुआ। हालांकि ये किंगशिप जो था, ये पहले तो भारत की बात हम करें तो ये इलेक्ट होके आता था। सबसे पहला राजा जो भारत में बना वो समिति नाम की एक वैदिक पीरियड में राजा का अस्तित्व आया, है ना। वैदिक पीरियड में राजा का अस्तित्व आया। वैदिक पीरियड में 4 तरह की असेंबलीज होती थी, जिनमें से एक का नाम होता था सभा, एक का नाम होता था समिति, एक का नाम होता था विदत, एक का नाम होता था गण। इसमें से जो सभा होती थी वो तो राजा की सहायता के लिए काम करती थी, राजा को तरह तरह के सुझाव देती थी। लेकिन समिति जो होती थी उस कबीले के सभी स्त्री और पुरुषों को मिलकर बनने वाला एक संगठन होता था, जो अपने में से ही किसी एक को राजा के तौर पे चुन लेता था। और राजा ये हेरिडिटेशन के आधार पर डिसाइड नहीं होता था कि उसका बेटा अगला राजा होगा। लेकिन लेटर वैदिक एज तक आते आते कैसी व्यवस्था निर्मित हो गई कि राजा का बेटा ही राजा होगा। और लेटर वैदिक एज तक जाते जाते इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लगी। एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होने लगी। तो स्टेट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो फिर प्रोटोकॉल बनाएगा अपने लिए। अगर प्रोटोकॉल में ना रहे प्रधानमंत्री तो फिर प्रधानमंत्री का, जैसे आप कल्पना करो कि एक कमरे में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, कैसे बातें होती होंगी उनके बीच में? इतना फॉर्मल तरीके से तो नहीं होता होगा। प्रधानमंत्री जी आप बताएं क्या हाल चाल है आपके, ऐसे तो नहीं होता होगा। और भाई क्या हाल है? तुम ना बहुत गड़बड़ कर रहे हो आजकल। ये कौन बोलता होगा? मोदी जी बोलते होंगे, क्योंकि उल्टा होना संभव नहीं है ना। तो ये इस तरह से बात करते होंगे। लेकिन जब उसी कमरे से बाहर निकलते होंगे तो क्या बोलते होंगे? माननीय गृह मंत्री जी से ये बात हुई, और गृह मंत्री जी बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात हुई।
तो ये माननीय गृह मंत्री अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, ताकि देश की जनता की निगाह में इनका वैल्यू बना रहे। अब आप सोचो कि प्रधानमंत्री को पटना में कोई काम हो, खुद रिजर्वेशन करवाएं, ट्रेन में बैठ के आए, वहां से टेम्पू करें या ओला करें और चले आए, अपना काम करके वापस चले जाएं, तो पता चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा आदमी होता है। और यहाँ डाउन टू अर्थ। लेकिन यहाँ तो यही जताना ही है कि मैं बहुत बड़ा हूं। प्रधानमंत्री का और चाहे कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन ये एहसास जरूर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा है, बहुत गरिमापूर्ण है। तो लेटर वैदिक एज में आते आते तमाम तरह के प्रोटोकॉल डिसाइड होने लगे। जैसे राजा बड़े से महल में रहने लगा, बहुत सारे रथ के साथ चलने लगा, राजसूय यज्ञ किया जाने लगा। राजसूय यज्ञ जो होता था वो राज्याभिषेक यज्ञ होता था। जैसे आजकल ओथ सेरेमनी होता है राजाओं का, नेताओं का, मंत्रियों का। अब ओथ सेरेमनी में करोड़ों पैसे खर्च हो जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग ना हो ओथ सेरेमनी में जिनको हर तीसरे महीने में ओथ लेनी हो, है ना तो वो तो रात में रिजाइन करके फटाफट ओथ ले लेने, तो कोई और न ले ले, तो टेंशन रहती है ऐसे लोगों के साथ। लेकिन जो इलेक्शन जीतने के बाद ओथ सेरेमनी होती है, कभी देखे ना कितना विशाल होता है, आयोजन होता है, कितना सारा पैसा उसमें व्यय किया जाता है। तो ऐसे राजा भी करता था, राजसूय यज्ञ करता था, बहुत विशाल यज्ञ होता था। इसी यज्ञ के माध्यम से किसी व्यक्ति को या किसी युवराज को राजा बनाया जाता था। तरह तरह के प्रोटोकॉल होते थे, ब्राह्मण क्या करेगा उसमें, राजा क्या करेगा, इस तरह से करके वो राजा बनता था। तो अब देखिए पहले वाला राजा कैसा था, इलेक्ट होके आ रहा था। दूसरा वाला राजा क्या हुआ, थोड़े समय बाद, मतलब 200-300 सालों के अंतराल के बाद राजा का चुनाव होना बंद हो गया, और राजा क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। राजा वंशानुगत हो गया, और साथ साथ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से राजा को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। अब वो बड़ी सेना रख रहा है, तरह तरह के प्रोटोकॉल बना रहा है अपने लिए, बड़े बड़े घर बना रहा है जिसमें वो रह रहा है। मतलब अब राजा आम आदमी से अलग होता गया, और जैसे जैसे आम आदमी से अलग होता गया, कैसा रूलिंग डेवलप हुआ, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड रूलिंग। बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड रूलिंग का डेवलपमेंट होगा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का अंतर समझते हैं आप? केंद्रीकृत शासन और विकेंद्रीकृत शासन का मतलब समझते हैं? सारा पावर एक आदमी के हाथ में, जैसे अभी मान लो शासन चल रहा है, बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड रूलिंग है इस समय। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, स्टेट के पास अपनी पावर है, डिस्ट्रिक्ट्स के पास अपनी पावर है, ब्लॉक के पास अपनी है, विलेजेस के पास अपनी है, इस तरह। और यही तीनों पावर्स हैं जो डिसेंट्रलाइज हुई हैं। जैसे अपना रूलिंग मॉडल जिसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, सेंट्रलाइजेशन पर कि डिसेंट्रलाइजेशन पर? डिसेंट्रलाइजेशन पर। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्तर पर शासन का शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। तो पहले जो राजा आए वो धीरे धीरे करके अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। तो जो राजा अपनी पावर को बढ़ा रहा है वो इनमें से किस मॉडल पे जाएगा, सेंट्रलाइज्ड रूलिंग के मॉडल पे जाएगा। तो जैसे मौर्यों का शासन था, बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड था। गांव में भी एक आदमी नियुक्त किया जा रहा था, तो उस पर किसकी निगाह होती थी, सम्राट की। सेम बात यहाँ पे हो रही है। जैसे आप देखिए कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम टीम इंडिया बनाएंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ले आएंगे। ये सारे भारी भरकम शब्द वो 2014 के चुनाव में बोला करते थे। अब मान लीजिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेके आना है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, या टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? इससे मतलब नहीं है, रिगार्डलेस कि कौन से पार्टी की सरकार है, हम टीम इंडिया हैं भारत को डेवलप करने में। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे थे जब, तो आपने दीदी ओ दीदी, बंगाल में ममता बनर्जी को, और यहाँ किसी को चोर बोलते हैं, किसी के डीएनए पे सवाल खड़ा करते हैं, अनाप शनाप आप बोलते हैं चुनाव में जाके, और आपकी पार्टी जीत गई तब तो ठीक है। मान लीजिए कि जिनके बारे में आपने उल्टा सीधा बोला है वही जीत गया, तो क्या वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ पाएगा? क्या ममता बनर्जी
उतना ही सहृदयता के साथ प्रधानमंत्री से मिल सकती हैं जितना अगर ये इलेक्शन कैंपेन में भाग ना लिए होते तो मिलती। इसलिए पहले की सरकारों में क्या नियम होता था कि प्रोविंशियल इलेक्शन में सेंटर के नेता बहुत कम पार्टिसिपेशन रखते थे, प्रधानमंत्री तो ना के बराबर रखते थे। वो नहीं जाते थे प्रोविंशियल इलेक्शंस में नेताओं के विरोध में भाषण देने, क्योंकि वहां कोई भी पार्टी जीतेगी उसी के साथ मिलकर ना काम करना है अपने को। तो उससे अगर हम पर्सनली कुछ उल्टा पुल्टा बोले हैं और वो नहीं हमारे साथ कोऑपरेट कर पाया तो फिर जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है वो बिगड़ जाएगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्दों में आप बोल रहे हो लेकिन वास्तव में उतार नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए स्टेट और सेंटर को अपनी ड्यूटीज को समझना जरूरी होगा, और आपको इतना नीचे के चुनाव में और या इस तरह से आपको भाषणबाजी नहीं करनी होगी जहां पर किसी के डीएनए पे सवाल खड़ा करें, किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करें किसी के ऊपर और दुर्भाग्य से वही मुख्यमंत्री बन जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। जैसे मोदी जी एक और आपको लॉलीपॉप देते हैं, वो है डबल इंजन सरकार। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर सेंटर में उसी पार्टी की सरकार है, उस स्टेट में उसी पार्टी की सरकार है, तो ये सरकार डबल इंजन नहीं हुई, सिंगल इंजन हो गई। सिंगल इंजन हो गई क्यों? क्योंकि सेंटर क्या कर रहा है आपको कभी नहीं पता चलेगा। स्टेट कभी सेंटर के अगेंस्ट कुछ बोलेगा ही नहीं। जैसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, इसी से शुरुआत करते हैं भारत के सभी मुख्यमंत्री। जितने भी भारत में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रधानमंत्री को संबोधित करते हैं तो किस शब्द से करते हैं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री फलाने, इस तरह से बात करते हैं। पॉइंट यहाँ ये है कि अगर वहां पर किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती तो वो केंद्र सरकार पे तरह तरह के दबाव बनाता और कहता कि ये काम करिए, ये काम करिए, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन बाकायदा इकोनॉमिक रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन डिफाइंड है, उनके बियॉन्ड जाके कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये भी एक लॉलीपॉप है कि डबल इंजन सरकार मिलती है, तब सिंगल इंजन सरकार है। लेकिन जिस तरह की सरकार हम बनाते जा रहे हैं वो कैसा मॉडल बनता जा रहा है? अगर एक आदमी का कंट्रोल सभी चीजों पर रहा तो ऐसे रूलिंग मॉडल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड रूलिंग मॉडल। और जब जब सत्ता में ताकतवर लोग आएंगे, महत्वाकांक्षी लोग आएंगे, तब तब सत्ता कैसी होती जाएगी? सेंट्रलाइज होती जाएगी। जैसे मौर्यंस का रूलिंग इतना सेंट्रलाइज कैसे हुआ? क्योंकि उसका साम्राज्य निर्माण किसने किया था? हमारे सामंतवाद पे ही आ रहे हैं, आप पूरी धारणा को समझ लीजिए ना। तो उस साम्राज्य को निर्मित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कैसे किया था? अपने बाहुबल से निर्मित किया था। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं था। अगर कोई सहयोग था तो आचार्य चाणक्य का था, उनको राजा बनना नहीं था, तो किसी और का कोई सहयोग नहीं था, और इतना बड़ा साम्राज्य निर्मित किया, तो उस आदमी के दिमाग में मजबूती आ ही जाएगी। सेंट्रलाइजेशन का जैसे मोदी जी कैसे इतने बड़े आदमी बन गए हैं और कैसे पूरे भारत को उन्होंने अपने मुट्ठी में ले लिया है, सिर्फ एक कारण से, उनको पता है कि वही है करके भाजपा जीत रही है। नहीं, इसलिए भाजपा के भी कोई नेता उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। उनके अपने संगठन का भी कोई व्यक्ति उनकी किसी पॉलिसी को की आलोचना नहीं कर सकता, और देश का कोई आदमी उनकी नीति की आलोचना नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो बहुत इजीली वो देशद्रोही साबित हो जाएगा, बहुत आसानी से वो गालियां खाएगा, उसको एक पूरी टीम लग जाएगी ना उसके पीछे। तो किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि वो मोदी जी की आलोचना करे, क्योंकि वो स्वयं उन्हीं के दम पे, उनकी लोकप्रियता के दम पे ये सारी चीजें चल रही हैं। तो वो कैसे हो गए? कट्टर हो जाएंगे। उनका रूलिंग मॉडल कैसा हो जाएगा? जब मेरे कारण से सब चल रहा है तो मेरा बिना मुझसे पूछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे मॉडल ऑफ रूलिंग को हम क्या कहेंगे? हाईली सेंट्रलाइज। मौर्यों ने अपने दम से शासन बनाया, इसलिए बहुत सेंट्रलाइज्ड रूलिंग मॉडल डेवलप किया। लेकिन समस्या क्या हुई कि मौर्यों ने शासन करना शुरू किया लगभग 321 बीसी से, है ना। 326 बीसी में इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर का। उस समय मौर्य सत्ता में नहीं थे, उस समय नंद वंश सत्ता में था।
तो लगभग 322 बीसी के आसपास वो सत्ता में आए और 184 बीसी तक वो पावर में बने रहे, है ना। लेकिन इस बीच में एक बड़ा बदलाव आया, वो ये था कि जो मौर्यों के पास था, ऐसे आप थोड़ा और पीछे जाके देखें तो ऐसा क्यों हुआ कि मगध ही एम्पायर बिल्डिंग में सक्सेस हुआ। जैसे ये बात ये क्यों नहीं हुई कि अवंती के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो गया। अवंती कहाँ था? मध्य प्रदेश में। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कौशल के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वैशाली के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो गया। ऐसा ही क्यों हुआ कि मगध के लीडरशिप में पूरा भारत एकीकृत हो गया। क्योंकि मगध के लोगों ने सबसे पहले सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंजाम दिया, सबसे ताकतवर सेना बनाई, सबसे महत्वाकांक्षी राजाओं को जन्म दिया। मगध के पास लोहे की बड़ी बड़ी खानें थीं, झारखंड पूरा लोहा होने के कारण से उनके पास युद्धास्त्र बनाने के लिए, युद्ध के शस्त्र अस्त्र बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन थे, खेती करने के लिए और खेती के अलावा अन्य आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए उनके पास पर्याप्त चीजें थीं, जिसके कारण से उनने क्या किया, एक बड़ा राजा बनाया, बड़ी सेना बनाई और आसानी से पूरी दुनिया को कब्जे में ले लिया। लेकिन जिस तकनीकी का प्रयोग इन लोगों ने इस दौरान किया, क्या वो तकनीकी बाहर नहीं गई होगी? बाहर गई और भारत के अलग अलग हिस्सों में फैली हो, और वहां भी सेंटर ऑफ पावर खड़े होने शुरू हुए। तो मौर्यों के द्वारा जिस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किया गया, वो मौर्योत्तर काल तक आते आते पूरे भारत में फैल गई। यही कारण था कि मौर्योत्तर काल इकोनॉमिकली गोल्डन एरा था। जैसे हम गुप्तों को गोल्डन एरा कहते हैं ना, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया किस पीरियड को कहते हैं? गुप्ता पीरियड को कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कौन था? मौर्योत्तर काल था, पोस्ट मौर्यन एरा था। पोस्ट मौर्यन एरा था। मौर्यों के टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो शुरू हुई थी वो पोस्ट मौर्यन एरा तक जाते जाते बहुत फ्लोरिश हो गई और पूरे भारत में उनके सेंटर्स बन गए। आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न एरा में हमारा ट्रेड रिलेशन कहां तक गया? ग्रीस, इटली, रोम तक होता था हमारा व्यापार, है ना। रोम के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। पोस्ट मॉडर्न एरा में ये व्यापारिक संबंध कैसे निर्मित हो सकते हैं अगर आपके यहाँ सरप्लस ना हो? तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हुए और उसी स्ट्रांग इकोनॉमी को गुप्तों ने यूज करके, और जैसे हम इकोनॉमिकली फ्लोरिश हुए, फिर गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, हम कल्चरली भी फ्लोरिश हुए। कल्चरल इंपैक्ट हमारा दुनिया के अलग अलग देशों पर रहा, जिसके कारण से हमें कहा जाने लगा कि हम गोल्डन एरा में रहे उस पीरियड में। तो मैं वही फिर से आता हूं कि पोस्ट मॉडर्न एरा में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भारत के अलग अलग हिस्सों में भी फैल गई, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैलेंगी तो पावर के सेंटर्स बनेंगे अलग अलग, और अलग अलग पावर सेंटर्स बनेंगे तो अब क्या होगा? मौर्यों का जब पतन हुआ तो आपने देखा कि छोटे छोटे कई सारे राज्य खड़े हो गए। जैसे अभी उड़ीसा की बात हो रही थी तो वहां चेदी डायनेस्टी आ गया, सातवाहन डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में आ गया, नीचे आप कर्नाटक में जाएंगे तो कदम्ब डायनेस्टी आ गया। मौर्यों के बाद डीप साउथ में जाइएगा तो चोल, चेर, पांड्य आ गए। संगम एरा में, पोस्ट मॉडर्न एरा है संगम एरा, तो वहां चोल, चेर, पांड्य, कदम्ब, सातवाहन, और फिर सातवाहनों के अलावा और कौन आ गए हैं? कुशानाज, सकाज और इंडो ग्रीक्स, और ये सब भी आ गए हैं। इनके अलावा और बहुत सारी रीजनल पावर्स खड़ी हो गई हैं। तो इतनी सारी रीजनल पावर्स को जीतेगा कौन? समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था, नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त इन सारी पावर्स को जीतेगा। अब बताइए कि क्या समुद्रगुप्त के लिए पूरे भारत पर नियंत्रण कर पाना उतना ही आसान था जितना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए था? जो अलग अलग सेंटर ऑफ पावर हैं ये खड़े होंगे ना, और अगर इनको कुछ आपने शेयरिंग नहीं करी, इनको आपने शासन में कोई हिस्सेदारी नहीं दी, तो ये लोग हमेशा आपके विरोधी रहेंगे और आपके अगेंस्ट हमेशा एक रिवोल्ट की सिचुएशन बनी रहेगी। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया कि पावर शेयरिंग वाले मॉडल पे काम किया और तरह तरह की पॉलिसीज बनाई।
जैसे कुछ पॉलिसीज को क्या कहा जाता है, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण करेंगे मतलब आपके राज्य को छीन लेंगे, आपको नहीं मारेंगे, आप राजा हैं, आपको मोक्ष। फिर क्या करें आप हमारे अनुग्रहित होकर रहें, टाइम से टैक्स भेजते रहें, हैं? हाँ, टाइम से टैक्स भेजते रहें। फिर क्या पॉलिसी अपनाई विदेशी ताकतों के लिए, कन्योपायन दान, स्विषय गरुड़ मंदक स्विषय याचना द्विपाय कृत सेवा, ये पॉलिसीज थी उनकी। संस्कृत का उस समय राजभाषा थी, तो इस तरह की पॉलिसीज थी उनकी, फॉरेन पॉलिसीज के नाम है ये। तो कन्योपायन दान, जो विदेशी शासकों को उसने हराया, तो कहा कि आपको अपनी पुत्रियों का, मतलब जो भी राजा के पास बेटी होगी वो राजा अपनी बेटी का हमसे शादी करेगा, और स्विषय, अपने विषय का मतलब क्षेत्र, अपने क्षेत्र में कैसे शासन करेगा वो, गरुड़ मंदक मोहरों से। गरुड़ राजकीय चिन्ह था किसका, गुप्तों का। तो ये क्या हो रहा है, शासन में राजा के नीचे एक राजा बन रहा है, जो राजा जैसी ही शक्तियां एंजॉय कर रहा है, बस उस राजा के सामने उसकी नहीं चलेगी। जैसे एक और पॉलिसी थी उसकी, परचारकीकृत सर्वाटविक राजस्य, सभी आटविक राज्यों को अपना नौकर बना लिया। आटविक बोले तो जंगली राज्यों को, मतलब कि जो वन क्षेत्र था, खासतौर से वो मध्य भारत वाला हिस्सा जहां पर वनवासी जातियां रहती थी, उनको हराया और उनको अपना क्या बना लिया, परिचारकीकृत बना लिया। उसकी एक पॉलिसी का नाम था प्रसभोद्धरण, जिसमें पूरा खत्म कर देता था। तो जो आसपास के राज्य थे उनके लिए क्या पॉलिसी बनाया, प्रसभोद्धरण की नीति का पालन किया, हराएंगे, खत्म कर देंगे, गला काट देंगे, खत्म कर देंगे, फिर वो राज्य मगध राज्य का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन बाकी के लिए क्या पॉलिसी अपनाई, इस तरह की ग्रहण मोक्षानुग्रह, कन्योपायन दान, है ना, इस तरह की पॉलिसी अपनाई कि हमारे साथ आपके मित्रवत संबंध बने रहे, आप हमको समय पर टैक्स भरते रहें, आप अपने क्षेत्र के राजा बने रहें। मतलब राजा ने उसके राजत्व को स्वीकार किया, राजा के नीचे एक राजा की व्यवस्था निर्मित करी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप समझ रहे हैं? अब इसका बुरा इंपैक्ट कहाँ आएगा, जैसे मान लीजिए उस दिन शायद आप ही क्लास में बात हुई थी, ये एक क्षेत्र है जिसमें शासन होना है ना, इसमें कौन है, सेंट्रल किंग है, वो इतने क्षेत्र पर अपना सीधा नियंत्रण रखता है, इस क्षेत्र पर अपना वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग रखता है। बाकी को वो क्या करता है, बाकी जो छोटे छोटे राज्य हैं, मान लीजिए और थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको, नहीं इतना छोटा होगा तो बाकी लोग मानेंगे ही ना उसकी बात को, तो इतने हिस्से पर वो क्या करता है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है। बाकी बचे हुए हिस्से में अलग अलग लोग शासन कर रहे थे, इनको उसने हरा दिया। अब मान लीजिए कि यहां के राजा को उसने हराया, तो यहां का राजा मान लीजिए कि अपने पूरे क्षेत्र से 100 रुपए टैक्स लेता था। तो जब ये वाला राजा, यहां वाला राजा इस वाले राजा को हराएगा, तो उसकी भी तो उसी टैक्स पे निगाह थी ना, तो बोलेगा 100 रुपया, बोलेगा ये, इससे बोलेगा कि तुम राजा बने रहो पर हमको 100 रुपए महीने का रेवेन्यू भेजते रहो। अब क्या होगा कि इस वाले राजा को उतना ही रेवेन्यू, अब पहले 100 रुपए पाता था ये वाला राजा ने, अपने पास 100 रुपया रखने के लिए जनता से कितना वसूलना पड़ेगा 200 रुपया। अब क्या करेगा ये, इसी जनता से 200 रुपया वसूल करेगा, जनता पर भार बढ़ा 100 रुपए का। अच्छा, फिर इसने क्या किया, ये शासन कर रहा था, लेकिन इस बीच में यहां भी एक पावर खड़ी हो गई और इसने इस वाले राजा को चैलेंज किया, और ये वाला राजा समूल नाश करने की स्थिति में नहीं है इसका, तो इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा। और मान लीजिए कि जब वो 200 रुपए वसूल रहा था, तो यहां से उसको 50 रुपए मिल रहे थे। अब ये इससे कहेगा कि ठीक है आप बने रहो, 50 रुपए हमको भेजते रहो, लेकिन वही 50 रुपए भेजने के लिए इसको कितना वसूलना पड़ेगा, 100 रुपए। अब 100 रुपए, इस एक्स्ट्रा पैसे का भार किसे पड़ा, जनता पे पड़ा। फिर ये क्या करेगा, और नीचे चला जाएगा मामला, फिर ये और नीचे चला जाएगा मामला, मतलब कई जगहों पर 150 स्तर बन गए,
900 1000 ईस्वी तक जाते जाते 1000 ईस्वी 1100 ईस्वी तक जाते जाते शासन करने के 150 लेवल बन गए। छोटा राजा, उससे बड़ा 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 राजा, सबसे बड़ा राजा। तो ये जो व्यवस्था निर्मित हो गई भारत में, इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सामंतवाद कहते हैं। एक राजा, उसके नीचे जितने राजा हैं उन सबका नाम सामंत है ना। फिर उनके वो फिर राजा बन गए नीचे जाके, अपनी सभा में वो राजा है, उसके नीचे वाले सामंत है। फिर अपनी सभा में वो राजा, सबको शौक था राजा बनने का, है ना। और इसीलिए ना आप देखोगे कि मौर्यों के पीरियड में राजा के पास कोई टाइटल नहीं होता था, राजा राजा होता था बस। सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन गुप्तों के पीरियड में जाओगे तो क्या? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का टाइटल लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महाराजाधिराज से नीचे कोई था। राजा कहने से सफिशिएंट बात नहीं पहुंच रही थी ना, दिमाग में मैसेज नहीं जा रहा था। राजा बोलने से उस राजा, वो राजा भी राजा ही है जिसके पास, जिसके नीचे 20 राजा हैं। तो जब 20 राजा हैं तो 20 राजाओं का राजा अपने आप को क्या कहेगा? महाराज। अब महाराजों का भी राजा महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, महेश्वर, इस तरह की उपाधियां धारण करने लगे, भगवान कहने लगे अपने आप को। तो ये सारी टाइटल क्यों लेने पड़े? क्योंकि आपको बाकी लोगों से अपने आप को अलग दिखाना था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सामंतवाद का, जो राजनीति से आया और अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा, जैसे धर्म पर पड़ा। जैसे आप कभी किसी देवता के मंदिर में जाइए, अकेला देवता का मंदिर नहीं रहता है। ये क्या है? सामंती व्यवस्था का पहचान है। आप गए तो गर्भगृह में एक देवता विराजमान है, सैंक्टम जिसको हम लोग कहते हैं, सैंक्टम में एक देवता विराजमान है। जो देवता सैंक्टम में विराजमान है, मंदिर को तुम उन्हीं देवता के नाम से जानते हो। हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन बुफे सजा हुआ होगा। इधर हनुमान जी हैं तो उधर राम भगवान हैं, तो उधर राधा कृष्ण बने हुए हैं, तो उधर साईं बाबा भी बने हुए हैं उसी में, उधर शिवलिंग भी रखा हुआ है, उधर जो है दुर्गा माई भी खड़ी हैं तलवार लेके। तरह तरह के देवी देवता बने हुए हैं। मंदिर किसके नाम से है? और हो सकता है तुम दुर्गा जी के मंदिर में चलाओ तो वहां हनुमान जी सामंत बने बैठे हुए हो। मेन गर्भगृह में दुर्गा जी हो, बाकी जगहों पे और लोग हों, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मुख्य गर्भ, अब जैसे अब आप कहीं जाइए जहां पर ज्योतिर्लिंग हो, वहां सभी देवताओं का मूल्य एक मंदिर मिलेगा जहां ज्योतिर्लिंग है, बाकी सब देवता किनारे किनारे बैठे हुए होंगे। ये क्या है? धर्म में सामंती व्यवस्था का प्रभाव है। बस धर्म में सामंती व्यवस्था दिखाते समय लोगों ने क्या दिखाया? कोई देवता छोटा बड़ा नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाओगे शंकर भगवान किनारे मिलेंगे, और शंकर भगवान के मंदिर में जाओगे तो हनुमान जी किनारे मिलेंगे। तो यहां पर ऊंच नीच वाली बात नहीं बन पाई। लेकिन मानवों में जो सामंती व्यवस्था है उसमें ऊंच नीच भी रहा। राजाओं की जो सामंती व्यवस्था है तो उसमें ऊंच नीच रहा। उसका असर इकोनॉमी में पड़ा, उसका असर रिलीजन में पड़ा, उसका असर लोगों की लाइफ स्टाइल में पड़ा। इकोनॉमिक सरप्लस कौन खा गया? राजा खा गया सारा। 90% तो टैक्स देना पड़ता था। इनका टैक्स उनका टैक्स करते करते जनता के पास क्या बचता था? कुछ नहीं। तो इकोनॉमिक सरप्लस नहीं बचेगा तो ट्रेड कॉमर्स होगा, कॉइन्स मिलेंगे उस टाइम पे, मतलब कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होगा। मॉनेटरी इकोनॉमी, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास कब होता है? मुद्रा का विकास कब होता है? अर्थव्यवस्था में मनी क्यों आती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड जब गड़बड़ाने लगता है। जैसे सबसे पहले इकोनॉमी में क्या आएगा? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करेंगे। इसको आप क्या कहते हैं? एक्सचेंज कमोडिटी टू कमोडिटी। ये क्या है? बार्टर सिस्टम है। इकोनॉमी में चीजों को बदलने के लिए सबसे पहले यही मॉडल लाया गया, बार्टर सिस्टम कहा गया उसको। लेकिन हुआ क्या ना कि नंबर ऑफ कमोडिटीज बढ़ती गई, और जैसे जैसे नंबर ऑफ, अच्छा ये इसकी सबसे पहली शर्त क्या है? डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। हमको जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, और तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास होनी चाहिए। या यूं कह लो कि मेरे पास जो है उसी की तुमको जरूरत होनी चाहिए, और तुम्हारे पास जो है उसी की हमें जरूरत होनी चाहिए। तो डिमांड का कोइंसिडेंस होना चाहिए। और क्या ये बहुत इजीली पॉसिबल है?
कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कमोडिटीज इकोनॉमी में बढ़ेंगी वैसे वैसे ये और कठिन होता जाएगा कि हम एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी को चेंज करें, ये और भारी होता जाएगा। तो फिर हमने क्या रास्ता अपनाया? हमने रास्ता अपनाया कि एक यूनिवर्सल कमोडिटी बना लेते हैं, एक ऐसी कमोडिटी बना लेते हैं जो दुनिया की हर चीज से कन्वर्ट हो जाए, लोगों के दीन ईमान धर्म से भी कन्वर्ट हो जाए, लोगों के सेंटिमेंट इमोशन से भी कन्वर्ट हो जाए। और उस यूनिवर्सल कमोडिटी का नाम क्या है? मनी। तो लोगों ने मनी बनाई। मनी कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी इकोनॉमी तब डेवलप होगी जब कमोडिटीज की संख्या मार्केट में ज्यादा होगी, और जैसे जैसे कमोडिटीज कम होती जाएंगी वैसे वैसे मॉनेटरी इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस खत्म होता जाएगा। तो ये कौन सा पीरियड है? सामंती युग कौन सा पीरियड है? सामंती युग वो पीरियड है जब आपके प्रोडक्शन का मैक्सिमम पार्ट कौन ले रहा है? राजा ले रहा है। राजा मैक्सिमम प्रोडक्शन को ले रहा है, तो आपके पास कुछ सरप्लस नहीं बच रहा है, और एग्रीकल्चरल सरप्लस नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत आवश्यक है। तो नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं होंगी, प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, सरप्लस नहीं होगा, ट्रेड कॉमर्स नहीं होगा, तो पैसा रहकर क्या करेगा? पैसा गायब होता जाएगा, लोग वस्तुओं से वस्तुएं बदलने लगेंगे। यही हुआ। मॉडर्न पीरियड में जितने सिक्के मिलते हैं, गुप्ता पीरियड में जितने मिलते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड में उसका 10% भी नहीं मिलते हैं। तो करेंसी चलन में रही ही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो इकोनॉमी का मॉडल ही, अगर आज अभी गरीब हो जाएं आप, पूरा देश गरीब होने लगे, तो आप कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज में फिर से आ जाएंगे। तो वही हुआ इस पीरियड में। तो ये पीरियड भारतीय इकोनॉमी में या इंडियन हिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि डार्केस्ट एरा था, और वर्ल्ड हिस्ट्री में डार्केस्ट एरा था। ह्यूमैनिटीज के नाम पे डार्केस्ट एरा था, ह्यूमनिज्म के नाम पे डार्केस्ट एरा था। अपने यहाँ तो फिर भी ठीक था, यूरोप में तो बहुत गंदा था ये व्यवस्था। वहाँ तो राजा ऐसे बांट देता था, वो तुम्हारा हिस्सा है, एक महल बना के दे देता था, घोड़े दे देता था। यहाँ तो जमीन दी जाती थी, यहाँ तो जमीन का राजा होता था ना, वहाँ तो लोगों का भी राजा होता था। बाकी लोग कौन है? एग्रीकल्चरल स्लेव है, उनको कोड़े मार के काम करवाना है। ऐसे थोड़ा ना वहाँ इतने दिन तक स्लेव ट्रेडिंग और ये सब गंदे काम होते रहे। बहुत खराब सिचुएशन रही। स्लेव ट्रेडिंग कैसे होती थी? गए जंगल में, अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स ले जाए जाते थे, लैटिन अमेरिका अफ्रीका से ले जाए जाते थे। इधर बंदूक लेके खड़े हो गए, उधर बंदूक लेके खड़े हो गए, दौड़ा लिए भीड़ को, घेर लिए लोगों के समूह को, दौड़ा लिए बंदूक लेके। कोई इधर उधर भागने का प्रयास किया, सीधे गोली मार दी, ले जाके। जैसे जानवर होते हैं, जानवर चराने वाले लोग कैसे करते हैं, वैसा करते थे ये लोग। फिर दौड़ा के चढ़ा लिया ट्रक पे, और ट्रक को ले जाके सीधे बोला वहां सी पोर्ट पे, वहां भी पुलिस खड़ी है, गोली लेके भागोगे तो गोली मारेगी, कुछ नहीं करना, बस सीधे जान से मार देगी। ले जाके बेच दिया यूरोप में, ले जाके बेच दिया खेत खलिहानों में काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, घरों में काम करने के लिए। तो यूरोप तो बहुत गंदा था मानवीय दृष्टिकोण से। इंडिया हमेशा बहुत मानवीय रहा है। पूरब का जो कॉन्सेप्ट रहा है बहुत मानवीय रहा है, पश्चिम का कॉन्सेप्ट बहुत अमानवीय रहा है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, और जो बहुत ह्यूमनिज्म आ गया उनके यहाँ, और हम लोग कैसे हो गए हैं? बहुत इनह्यूमन हो गए हैं। हम लोग बहुत अमानवीय हो गए हैं, मानवता नहीं है। ये जो व्यवस्था थी ये बहुत शोषणकारी व्यवस्था थी, बहुत एक्सप्लॉयटेटरी मॉडल था, और बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। परिणाम इसका ये हुआ कि सभी प्रकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गए। समझ में आया? ऐसा असर केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ का इतिहास वहीं के लोगों द्वारा निर्मित किया गया। भारत का इतिहास की समस्या क्या है कि सब बाहर के लोगों द्वारा निर्मित किया गया। जब तक भारत का इतिहास भारत द्वारा निर्मित हुआ, जब तक तो उसमें सब कुछ सही अच्छा चलता रहा। लेकिन जब सामंती व्यवस्था आई, तो इस सामंती व्यवस्था के विरुद्ध भी, जैसे कार्ल मार्क्स की एक थियरी है जिसको हम लोग कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। यही दुनिया चल रही है हमेशा। उसको हिंदी में कहता है वो वाद
विवाद, संवाद। कोई भी मॉडल इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल या कोई भी व्यवस्था कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो क्या होगा, जो व्यवस्था स्थापित होगी उसमें इज्म आ जाएगा, उसमें वाद आ जाएगा। और जब वो इज्म हो जाएगी, जैसे सामंत हुआ, सामंत तक तो ठीक था, लेकिन वो सामंतवाद हो गया, फ्यूडलिज्म हो गया, उसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट रहा। तो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठेगी, वाद के खिलाफ विवाद होगा, थीसिस के अगेंस्ट एंटीथीसिस आएगी, और थीसिस और एंटीथीसिस मिलकर क्या कर लेंगे, सिंथेसिस कर लेंगे। वाद और विवाद मिलकर क्या कर लेंगे, संवाद कर लेंगे, और एक नई व्यवस्था निर्मित हो जाएगी। और वो संवाद फिर से वाद का रूप ले लेगा, फिर से प्रतिवाद होगा, विवाद होगा, फिर संवाद होगा, फिर वाद होगा, विवाद होगा, संवाद होगा। ऐसे करते 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 हम उसी जगह पे फिर से पहुंच जाएंगे जिस जगह से हमने चलना स्टार्ट किया है। जैसे हम अंतिम में एनार्की पे पहुंचेंगे। जैसे इस एनार्की में थे हम लोग। मानव जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्या मानव जीवन की शुरुआत स्टेट ने करी है? स्टेट ने तो नहीं करी है ना। पहले तो स्टेट नहीं था, आदमी ही था केवल। जब आदमी ही था, स्टेट नहीं था, तो उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? एनार्की। आप आज जान लीजिए, आप ना एनार्की को हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे एनार्की को हिंदी में लोग कहते हैं अराजकता। तो अराजकता को आप बहुत निगेटिव समझते हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि राज्य तो बाद में बना, व्यक्ति पहले आया, तो व्यक्ति किस अवस्था में था? एनार्की की सिचुएशन में था। कैसी एनार्की थी वो? थोड़ा बुद्धिमानों की एनार्की थी। जैसे आज अगर हम राज्य को समाप्त कर दें तो क्या होगा? अभी मैंने बताया क्या होगा। सब खून के प्यासे घूम रहे हैं चारों ओर, है ना। सब जंगल बना देंगे, कोई किसी को लूट लेगा, कोई किसी को मार डालेगा, काट डालेगा। लेकिन आप सोचो कि एक ऐसे राज्य की कल्पना करो, एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां राजा है ही नहीं, जहां पुलिस है ही नहीं, जहां मिलिट्री है ही नहीं। फिर क्या हो रहा है वहां पे? लेकिन वहां चोरी भी नहीं है, वहां बेईमानी भी नहीं है, वहां रेप भी नहीं है, वहां डकैतियां भी नहीं है, वहां कोई किसी का संपत्ति अनावश्यक रूप से कब्जा भी नहीं करना चाहता। तो क्या ऐसी कोई जगह हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर जगह नहीं होगी? और क्या हम उस ओर नहीं बढ़ रहे हैं? आप बहुत सारे देशों को देखिए, जैसे आइसलैंड है, वहां पे पुलिस होती ही नहीं है, मतलब सेना ही नहीं उनके पास। पुलिस होती है, सेना नहीं है उनके पास। क्या सोच के सेना नहीं रखा होगा उन्होंने? लड़ना ही नहीं है किसी से। और पुलिस भी है तो बड़ा काम चलाऊ टाइप की पुलिस है। यूरोपीय देशों में धीरे धीरे करके अपराध की संख्या लगातार गिर रही है। जेलों को बंद करना पड़ रहा है कई देशों को, कैदी ही नहीं मिल रहे हैं। उल्टा भारत में क्या हो रहा है? अफ्रीकन नेशंस में क्या हो रहा है? सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है? अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो हम लोग वाद, संवाद, प्रतिवाद करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे? एक दिन फिर से उसी अनार्की में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये आया, फ्यूडलिज्म आया, तो इस फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट अगर कोई दूसरी विचारधारा खड़ी होती तो वो क्या होता? कैपिटलिज्म हुआ। जैसे यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट क्या आया? कैपिटलिज्म आया। और कैपिटलिज्म ने क्या किया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ाया, रेनेसां हुआ, और तमाम इस तरह की चीजें हुई जिन्होंने मानव समाज को ज्यादा बेहतर बना दिया। आपके यहाँ क्या हुआ? आपके यहाँ फ्यूडलिज्म हुआ और उसके बाद मुसलमान आके बैठ गया। और वो कहाँ से आया था, कैसा था, आप जानते हो। उसने ना और पीछे कर दिया आपको, और थोड़े समय के लिए नहीं बैठा, 500 सालों के लिए बैठा। उन 500 सालों में जो आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए था, जो आपका साहित्य डेवलप होना चाहिए था, जो आपके विचार डेवलप होने थे, वो सब कहाँ बैठ गए? ठंडे बस्ते में चले गए। राजा का धर्म और है, प्रजा का धर्म और है। तो डेवलपमेंट यहाँ रुक जाएगा। वरना दुनिया में आधुनिकता का झंडा आपके हाथ में होता। जैसे मॉडर्निटी का झंडा किसके हाथ में है? वेस्टर्न सोसाइटी के हाथ में है। हम वेस्टर्न सोसाइटी जैसा खाना खाना, उसके जैसा चलना, इसी को हम समझते हैं कि हम मॉडर्न हैं।
और वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो शुद्ध वेस्टर्नाइजेशन है। आपने छोटे बच्चों की अंग्रेजी की किताबें उठा के देखिए, किसकी कहानियां रहती हैं? पॉल की, जॉन की, स्मिथ की। उनकी कहानियों के कैरेक्टर कौन रहते हैं? आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो ना, राधेलाल रखो, श्यामलाल रखो, महेश रखो, सुरेश रखो, दिनेश रखो, लेकिन वो क्या रखते हैं? स्मिथ। देखो कितना कितना ध्यान से आपके दिमाग में कब्जा किया जा रहा है। स्मिथ, जॉन, पॉल, जॉनसन, हडसन, इस तरह के नाम रहते हैं उनकी कहानियों में। उनकी कहानियों में, छोटे बच्चों की कहानियों में जो चित्र बने होते हैं ना, उनमें जो गायें दिखाई जाती हैं वो अमेरिकन गायें होती हैं, वो वेस्टर्न गायों का चित्र। कभी आप ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। क्या दे रहे हो बच्चे के दिमाग को? क्या बना रहे हो तुम? वेस्टर्नाइज कर रहे हो तुम उसके दिमाग को। तुम्हारे करेक्टर और कहानियां भी कौन सी देंगे? जूलियस सीजर की। अरे भाई रामायण को पढ़ाओ ना हिंदी में, उसमें इंग्लिश में। आपको इंग्लिश पढ़ाना है ना, इंग्लिश पढ़ाना तो रामायण पढ़ाओ इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ाना तो महाभारत की कहानी पढ़ाओ अंग्रेजी में, कृष्ण का कैरेक्टर पढ़ाओ अंग्रेजी में, राम का जीवन पढ़ाओ अंग्रेजी में, बुद्ध का जीवन पढ़ाओ अंग्रेजी में। ना पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे? तो ये जानते हैं, बहुत चालाकी से आपके दिमाग का वेस्टर्नाइजेशन किया जा रहा है। तो सामंतवाद के बाद उस वाद के विरुद्ध अगर प्रतिक्रिया हमारी अपनी हुई होती तो हमने क्या किया होता? हम आधुनिक हो गए होते, हमने उन मूल्यों के अगेंस्ट आवाज उठाई होती। यूरोप में क्या हुआ? वही हुआ, उन्होंने सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाई, व्यवस्था उनके यहाँ अच्छी हो गई, अच्छे विचार आए, मानवता आई, और वो आधुनिकता के वाहक बन गए हैं। आपके यहाँ रेनेसा कब हुआ? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में रेनेसा हुआ आपके यहाँ। और वो रेनेसा कहाँ से आया था? रेनेसा के विचार कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे, उधार के विचार थे। इसीलिए आज तक रेनेसा नहीं हो पाया है। आज तक मन से हम वही हैं, जैसे स्त्रियों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, मन से वही है जो रेनेसा के पहले था। बाहर से हमने रेनेसा की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के लंबी लंबी बातें फेंकनी शुरू कर दी। अंदर से हम कौन है? रेनेसा के पहले वाला ही आदमी है अंदर से। अभी बहुत टाइम लग रहा है बदलने में। हम बाहर तो कहते हैं कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता, कोई जातिवाद नहीं होता, लेकिन एंड ऑफ द डे ना, मैं तो ब्राह्मण हूं, या कोई राजपूत है तो मैं तो राजपूत हूं, तो ये भाव रह जाता है ना, मैं तो श्रेष्ठ जाति का हूं, तुम निम्न जाति के हो। ऊपर लंबी लंबी बातें कही जाती हैं, अंदर खाने कहीं ना कहीं जातिवाद बैठा हुआ है। और इन्हीं के खिलाफ रेनेसा हुआ था ना, जातिवाद के खिलाफ रेनेसा हुआ था, सुपरस्टिशंस के खिलाफ रेनेसा हुआ था। लेकिन तरह तरह के सुपरस्टिशंस, आप ना एक काम करो कि साल भर पढ़ाई मत करो और बेलपत्र पर शहद लगा के शिवलिंग पे चिपका दो। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो उस दिन बेलपत्र पर शहद लगा के उसको शिवलिंग पर चिपका दीजिए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इससे आसान तरीका आईएएस बनने का क्या हो सकता है? और ये हमारे यहां एक दो नहीं बैठ रहे थे सामने, लाखों में बैठ के सुन रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और हम कहते हैं रेनेसा के दौर से गुजरे हैं। यूरोप में कोई ऐसा करके दिखाए तो सोशल बायकॉट हो जाएगा। तो रेनेसा फेनेसा कुछ नहीं हुआ। सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट थे आप रेनेसा में, जातिवाद के अगेंस्ट थे, महिलाओं के सम्मान की तरफ थे, तर्क के समर्थन में थे, मानववाद के समर्थन में थे, कुछ नहीं पाए आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बस पश्चिमी लेखकों को कोट करते रह जाइए। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप पश्चिमी विचारकों के भाषण अपने बातों में लाते रहिए, यही आपका मॉडर्नाइजेशन है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर से नहीं निकला। हम मॉडर्न हुए तो हमने पैंट पहनना शुरू कर दिया, पतलून पहनना शुरू कर दिया, जीन्स पहनना शुरू कर दिया, कुर्ता धोती कहाँ गया? अगर हम मॉडर्न होते कुर्ता धोती को ही हमने मॉडर्न कर दिया होता, लेकिन हमने क्या किया? रिप्लेस किया है। मॉडर्न नहीं हुए हैं, हमने रिप्लेसमेंट किया है। क्यों? कुर्ता पहनने में टाइम लगता था, धोती पहनने में तो और टाइम, और उसके रास्ते में खुल जाने का भी डर रहता है, बेइज्जती हो जाएगी। पैंट के खुलने का भी डर नहीं है, इजी टू बियर है। हमने फटाफट अडॉप्ट कर लिया उसको, अपना वाला किनारे कर दिया, और हम पैंट पहनने को क्या बोले? मॉडर्न हो गए हम। रियल में आप मॉडर्न हुए क्या?
रियल में आप क्या हुए? वेस्टर्नाइज हुए, रिप्लेस किया आपने, आपने कुछ बदल के नया नहीं किया, आपने अपनी चीज को कहा ही खराब है। और आज तक हम वही करते आ रहे हैं। हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। यही हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सही में अंदर से मॉडर्नाइजेशन आ ही नहीं पा रहा है हमारे अंदर, और उसका एकमात्र कारण है कि आपके सारे विचार उधार के हैं। आप अपने मूल्यों में तार्किकता नहीं निर्मित कर पा रहे हैं, और तब तक ऐसे रह जाएगा। तो अभी क्लियर हुआ सामंतवाद क्या था, है ना? वो एक तरह का रूलिंग पैटर्न था जिसमें बहुत सारे स्ट्रेटा हो गए रूलिंग के, वो सब एक ही टैक्स पेयर से टैक्स वसूलने लगे, जिससे टैक्स पेयर को बर्बाद होना पड़ा। और वो उनके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करता, निश्चित तौर पे करता, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाहर के लोगों ने आके सत्ता पर कब्जा कर, और वो फिर और ज़्यादा दलित होता गया, और ज़्यादा दलित होता गया, और ज़्यादा दलित होता गया। और फिर जब अंग्रेज आया तो लोगों को थोड़ा मानवीय दृष्टि उसमें दिखाई दी। अंग्रेज रूल ऑफ लॉ लेके आया था ना, विधि का शासन लेके आया था, कानून का शासन लेके आया था। पहले किसका शासन होता था? कानून के शासन से पहले किसका शासन होता था? रूल ऑफ पर्सन होता था, व्यक्ति का शासन। अकबर का मन करेगा कुछ और करेंगे, अकबर गद्दी से हटे जहांगीर बने तो जहांगीर का जैसा मन करेगा वैसा रूलिंग करेंगे। जहांगीर हट के शाहजहां आएंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, शाहजहां हट गया औरंगजेब आएंगे अपनी मर्जी से करेंगे। तो ये क्या है? रूल ऑफ पर्सन है। उसकी जगह अंग्रेज ने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया? प्रोफेसर एवी डाइसी का क्या कॉन्सेप्ट आया? देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। चाहे ये रहे चाहे वो रहे, कोई भी व्यक्ति शासन करे, व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। ज्यादा मानवीय शासन स्थापित करना है तो किसका शासन होना चाहिए? व्यक्ति का या कानून का? कानून का। तो ये सारी चीजें आई हैं, ठीक है। सामंतवाद बहुत खराब किया भारत को। कुछ समझ में आई बात? ये था आपका फ्यूडलिज्म, पूरी धारणा। तो अब हम आते हैं गुप्ता पीरियड पे, है ना। यहाँ हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा? टाइम स्केल पे कहाँ है गुप्ता पीरियड? समय में कहाँ है गुप्ता पीरियड? 300 बीसी तक तो हमने बताया कि 300 एडी तक पोस्ट मॉडर्न था। मतलब कि इसको हम मोटा मोटा कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 300, हाँ वो 319 एग्जैक्टली चलेगा ना। आप हमको ऐसे नहीं करना 14, 15, 16, 19, 18 इन सब पे चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को ना। बहुत बड़ा इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को कैसे फिगर पे रहना है? राउंड फिगर पे, जीरो रहनी चाहिए उसमें एक, है ना, लास्ट में जीरो रहना चाहिए। तो हम कहाँ से माने कि गुप्ता पीरियड? अच्छा ये भी हमको, हम बार बार आपको पहले ही दिन समझाए थे, हम ना राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम राजाओं की स्टोरी पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम पढ़ने आए हैं सोशल चेंज को। हम पढ़ने आए हैं कैसे हम पॉलिटिकल ढांचा यहाँ तक ले आए, कैसे ये सारी चीजें डेवलप हुई, ये सब पढ़ना है हिस्ट्री में। राजा की कहानी तो किताबों में रहती ही है, राजा की कहानी नहीं पढ़ना कि वो ठीक डेट चाहिए, वो ना धारणा बनानी है अपने को, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को बहुत जोर देना है। तो जिस पीरियड को हम गुप्त पीरियड कहते हैं उसको हम टाइम स्केल में कहाँ रखना चाहिए? 300 बीसी से लेकर 550, सॉरी 300 एडी से लेकर 550 एडी तक। कहीं कहीं ये 650 एडी लिखा हुआ मिलेगा, तो हर्ष को भी इसमें ले लेगा, लेकिन वो ऐसा है नहीं। गुप्तों के पतन के बाद हुआ हर्ष का विकास, महाराज हर्ष का विकास, है ना। तो 300 एडी से लेकर 550 एडी के बीच में वही सारी चीजें हमको फिर से पढ़नी है कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रही, क्या सोशल कंडीशन रही, क्या इकोनॉमिक कंडीशन रही, है ना, क्या रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ, कल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सारा चीजें। तो अगर हम एक एक चीज पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करें कि क्या डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले उसमें हम पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हमें पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले तो भाई वंशावली बदल गई श्री गुप्त के टाइम से। 319 में क्या हुआ था?
क्या हुआ था बाबू? 319 में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ था, है ना। तो वो उनके कोरोनेशन से उन्होंने एक अलग एरा स्टार्ट किया था जिसको गुप्ता संवत कहा गया, है ना, गुप्त एरा कहा गया। तो वो अपने को उतना काम है नहीं उससे। पॉलिटिकल चेंजेस में हमको कुछ पॉलिटिकल रूलर्स के बारे में पढ़ना होगा, जिनमें से चंद्रगुप्त फर्स्ट, हालांकि इनको बस जानना है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद इनसे पहले भी दो शासक हुए, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद फिर रामगुप्त, वो होगा समुद्रगुप्त होगा दूसरा। और ये जो है समुद्रगुप्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इसके बारे में हम लोगों को, इसकी पॉलिसीज के बारे में, ये सब भी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। क्या क्या पॉलिसीज रही, कैसे उसने जीता, पूरे भारत को एकीकृत किया, उस पर भी अपने को जानना होगा। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा रामगुप्त हुआ, लेकिन वो बहुत ही कमजोर किस्म का शासक था रामगुप्त। और उसको हरा के या उसको मार के उसका ही भाई, जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, वो सत्ता में आ गया। मारना और हराने की जो कहानी है वो बताएंगे हम कैसा हुआ था, भाई रहने दो। तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा ही ये भी बहादुर था। इसी को हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। और विक्रम बेताल की कहानी जो है ना, वो इसी को आधार बना के लिखी गई है। यही वो विक्रम है जिसके सर पे बेताल चढ़ जाता था। वो कहानी तो आपको पता ही होगी। क्या सीखा उस कहानी से? विक्रम बेताल की कहानी पढ़ी है या टीवी में देखी है? देखी है? पूरा नहीं पढ़ी है, स्टोरी बुक्स में पढ़ा होगा। क्या सीखा आपने विक्रम बेताल की कहानी से? सीखे कुछ नहीं ये बढ़िया है। क्या सीखे कहानी से ना? फिक्शन नहीं है वो, मतलब बहुत बड़ा मैसेज दे रही है आपको लाइफ के लिए। वो आखिर वो लाश को काटता था, कुछ कुछ कहानी याद है? लाश को गिराता था, ऊपर से पेड़ से लटकी रहती थी, कंधे पे रखता था, वो लाश कहानी सुनाती थी। लाश क्या बोलती थी कि अगर तुम बोले तो मैं फिर से चढ़ जाऊंगी, और अंत हर बार वो बोल देता था। 25 कहानियों में बोल दिया वो। हाँ हाँ, आता है, नहीं बोलोगे तो फिर हाँ तो असर पड़ जाएगा दोनों में। तो ये कहानी हमको क्या सिखा रही है? आप इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिस काम को करते हैं वो है दूसरों को जज करना। हमेशा दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ धारणा अपने दिमाग में बनाते रहते हैं। ये कहानी हमको बता रही है कि तुम जज मत बनो, है ना। तुम तय मत करो किसी चीज को, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण जो है कोई जरूरी नहीं कि एकदम सही हो। जब तक तुम सब कुछ नहीं जानते हो, और सब कुछ तुम जान नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी जानने की सीमा है, सब कुछ तुम जान नहीं सकते हो, सब कुछ एक जानता है केवल। इसलिए, और लेकिन तुम ने सबसे पहला काम तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ये सही है, ये गलत है। सबसे पहला बात तुम्हारे दिमाग में यही आती है। तुम निर्णय लेने में इतने तेज हो, जज बनने में इतने तेज हो कि तुम राह चलते जज बन के घूमते हो कि गलत तरह साइकिल चला रहा है ना। कुछ भी होता है सबसे पहले आपके दिमाग में गलत सही का तराजू आ जाता है। तो गलत सही का तराजू जितना जल्दी हो सके गंगा जी में प्रवाहित कर दो, है ना। गलत सही कुछ नहीं इस दुनिया में। ये दुनिया में सिर्फ घटनाएं हैं। तुम्हारा अपना एंगल है जहां से वो घटना सही दिखाई दे रही है, किसी और का कोई एंगल है वहां से वो घटना गलत दिखाई दे रही होगी। तो घटना ना तो सही है ना गलत है, घटना सिर्फ
घटना है और तुम्हें निर्णय नहीं लेना है। इसीलिए वो कहता था कि अगर तुम्हें आ रहा होगा दिमाग में, नहीं बोलोगे तो सर फट जाएगा तुम्हारा, और तुम बोले तो मैं वापस कूद के चढ़ जाऊंगी। और वो बेचारा कुछ ना कुछ आ ही जाता है मन में। जब भी तुम इस दुनिया में देखोगे कोई चीज, कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में आ ही जाएगा। तो कहानी क्या समझा रही है कि मन में नहीं आना चाहिए, तुम अलग हो, दुनिया अलग है, सब कुछ मैकेनिकली चल रहा है। और अगर ध्यान से देखो तो यही सही है। आज तक तुम इस दुनिया में रत्ती भर का बदलाव नहीं कर पाए हो, और बनते महाबली हो, है ना। बदलाव रत्ती भर का भी नहीं कर पाए हो, तो असल में नहीं कर पाओगे। रियलिटी यही है जो वो कहानी समझा रही है। तो आप ना उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि हमको जज नहीं बनना चाहिए इस दुनिया। बिल्कुल, निंदा भी तो एक निर्णय है ना, क्रिटिसिज्म ही गलत है। बिल्कुल, आप ना कुछ भी कर रहे हो तो आपने निर्णय लिया होगा ना। अगर आप ये देखो, यूपीएससी की बात नहीं हो रही, यहाँ दुनिया की बहुत बड़ी बात हो रही है, इसलिए यूपीएससी को बीच मत ले आना, है ना। तो जैसे तुम किसी की निंदा कर रहे हो, किस आधार पे? जितना थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है उसके आधार पे तुमने निर्णय ले लिया कि आदमी ऐसा है, तो ये तो तुम्हारा निर्णय है ना। वो आदमी कैसा है तुम कौन कैसे जानते हो? नहीं जान सकते। किन कारणों से वो ऐसा है, किन सिचुएशंस के कारण वो ऐसा हुआ। अगर हम बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे जाके सोचें तो इस दुनिया में क्या गलत है? अगर हम मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ उसी का काम है, और वो सर्वशक्तिमान के काम को तुम तुच्छ प्राणी कह रहे हो सही है गलत है, तो ये तो गलत बात है ना। नहीं गलत है। तो बात यही है कि हमको जज बनना नहीं चाहिए। अगर हम बहुत स्पिरिचुअल लेवल बात करें, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया किस दौर से चल रहे हैं हम लोग, तो अगर हम व्यावहारिकता की बात करें तो उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, है ना। जज बने बिना जी नहीं सकते, तो इसीलिए वो कर सर फट जाएगा आपका, बताना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने निर्णय ले लिया किसी मामले में कि ये, या मान लो मुझे आपकी ये बहुत बेकार आदमी है, अब जब तक आप दो चार लोगों को बता नहीं देंगे ना, सही में आपका सर फट जाएगा। कैसी खलबली मच जाती है। कोई तो मिलता बताने के लिए, खट से फोन निकाला, फोन कहा जानते हो तो ऐसा है, इतना मजा आया, जैसे कि कुछ भार था उतर गया, है ना। निंदा में कितना रस होता है, मजा आ जाती किसी की बुराई करके, तब सुकून मिलता है। समझता हूँ ना, जितना मजा दूसरे की कभी किसी की तारीफ करनी पड़ जाए तो फिर तो समझ लो कि जहरीली बात है ये। तारीफ करने में क्या ना, अपना अहंकार टूटता है। अगर हम कहें कि आप बड़े अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आप हमसे भी अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, ये कहने में ना हमारा अपना अहंकार टूटता है। और खास तौर से तब जब आप दोनों सेम कैटेगरी के, सेम प्रोफेशन के, सेम तरह के लोग हों, तुम्हारा दोस्त हो, कितना दर्द होता है। दोस्त की तारीफ करने में इतनी कठिनाई होती है, और ख़ास तौर से जब ऐसी जगह पे जहां आपको लग रहा हो कि हमारी बात जो है ज़्यादा ध्यान से सुनी जा रही है ना, तो आपको लगता है कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे अपने दोस्त की तारीफ। अपने घर में करके देखो अपने दोस्त की तारीफ, मम्मी के सामने कर लेते हो ताकि उसके साथ जाने को मौका मिल जाए, लेकिन बहुत टूटता है अंदर से मन। बुराई में बहुत मज़ा आता है, बुराई इस दुनिया का सबसे आसान काम है। तो वो सब अहंकार सृजन का मामला है। न्यायाधीश ना बने। जो चीज़ें जैसी हो रही हैं उनको वैसा होने के लिए ही निर्मित किया गया है। वैसा जो जगत नियंता है उसने वैसा ही होने के लिए उनको निर्मित किया होगा, इसलिए वैसा हो रहा है, और तुम प्रयास करके भी उसको बदल नहीं सकते हो। इस जीवन में ना सब, इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, ऐसा आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, पर मुझको ये लगता है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होना तय था। जैसे आपके जीवन में कुछ होता है तो आप कहते हैं घटना हो गई, घटना मतलब घट गई है, ये रही होगी पहले तभी ना घटी। घटने का मतलब क्या हुआ? कुछ निकल जाना। घटना का मतलब क्या होता है? घटाओ।
सब्सट्रैक्शंस ना, कुछ कम हो जाना। तो तुम मानते हो कि दुनिया में पहले से सब चीज़ें हैं, मेरे जीवन में सब पहले से चीज़ें तय हैं और ये घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, घटती, मेरे जीवन में घटना घट गई, घट गई मतलब निकल गई अभी ये वाली, अभी कुछ बाकी होगा और ये भी घट गया, 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 मतलब कि एक सम ऑफ इंसिडेंसेस हैं, कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसमें से हर दिन कुछ घट रहा है। यही आप कहना चाह रहे हैं शायद, आपकी भाषा यही कह रही है। लेकिन हम लोग जो खुद ही महसूस करते हैं ना, और खुद ही नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे कम अगर इस दुनिया में आप किसी के बारे में जानते हैं तो वो कौन है? वो आप स्वयं हैं। सबसे ज्यादा किसके बारे में जानते हैं आप? दूसरों के बारे में, है ना। पूरा दिन किस चिंतन में लगे रहते हैं? फला ऐसा है, ढिमका ऐसा है। सबसे कम समय देते हैं अपने आप। अपने बारे में क्या धारणा है आपकी? अपने बारे में भी धारणा आपकी दूसरों द्वारा ही निर्मित की गई है। जैसे किसी ने कहा बड़े स्मार्ट हैं, उस दिन से आप थोड़ा अकड़ के चले, फिर जैसे ही आपको याद आया कि अरे वो तो भाई तारीफ कर रहा था, देखो सीना चौड़ा हो जाता थोड़ा सा, बस चाल बदल जाती है। आपकी अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपकी अपने बारे में जो जानकारी है वो भी उधार की है, और अपने बारे में आपको जानने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। क्योंकि जब भी आप अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो आपको अपने ही अहंकार से लड़ना पड़ता है, अपने ही ईगो से लड़ना पड़ता है। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। ये बात आम आदमी नहीं कह सकता, तो कबीर ही कह सकता है ना। इसलिए जो कह सका वो कबीर है, और जो सुन के टाल सका वो बी द पीपुल ऑफ इंडिया है ना? तो हम लोग सुनते हैं, टाल देते हैं, उसके मर्म को नहीं समझते, और वो बहुत सही सही बात है। खैर, कम टू द पॉइंट, ये पॉलिटिकल मामला था। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें इनके बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त, ये विक्रमादित्य से बात आई थी कि विक्रम बेताल की स्टोरी से बात हम लोग डाइवर्ट हुआ था। तो इनके दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, नौरतन रहते थे। उन्हीं में से एक नौरतन थे जिन्होंने बेताल 25 लिखी थी, जिसमें विक्रम बेताल की कहानियां लिखी गई थी। तो उन कहानियों में फिक्शन है, कहानी तो फिक्शन पर आधारित होती ही है, लेकिन फिक्शन हमेशा आपको कोई ना कोई एक मैसेज देकर जाता है। तो ये भारत के जितने राजा हुए हैं उनमें से कल्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए, लिटरेचर के डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए, रिलीजन के डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे महान राजा हुए ये। इसीलिए इनके तमाम तरह के नाम हैं। इनके बाद के शासक भी हुए, लेकिन हमारे काम के वो नहीं है। इन्होंने एक अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया ना। वो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइजेशन की जगह पर किस पर आधारित था? डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित था। जैसे मौर्यों का शासन कैसा था? हाईली सेंट्रलाइज था, और इनका था डिसेंट्रलाइज था। तो अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा हाईली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं था, जैसा कि बाद में हुआ, लेकिन ये सामंतवाद की शुरुआत थी। हर्षवर्धन के शासनकाल को हम मानते हैं कि सामंतवाद का शुरुआत हो गया, और वहीं से राजा के अधीन राजा की धारणा का विकास हो गया। तो डिसेंट्रलाइज था, लेकिन बहुत हाईली डिसेंट्रलाइज नहीं था। ये उतना सेंट्रलाइज भी नहीं था जितना मौर्यों का था। इसलिए ये क्या कहा जाएगा कि ये बहुत बेहतरीन मॉडल ऑफ रूलिंग था, बहुत बेस्ट मॉडल ऑफ रूलिंग था। और ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट एरा में सबसे बेस्ट मॉडल ऑफ रूलिंग जो डेवलप किया गया वो किसके द्वारा किया गया? गुप्तों के द्वारा किया गया। क्या क्या चीजें थी इसमें? किंग का क्या रोल होता था, उसकी मिनिस्ट्री का क्या रोल होता था, उसके ऑफिसर्स का क्या रोल होता था, ये सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद है इकोनॉमी। इसके बाद हम ना ऐसे करते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल्चरल डेवलपमेंट में कई एस्पेक्ट हैं। जैसे इस टाइम पे लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, जैसे कालिदास हुए उनके दरबार में, है ना। कालिदास जो है उनका तो नाम ही काफ़ी है संस्कृत लिटरेचर के क्षेत्र में, है ना। तो
लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इसी समय आर्यभट्ट हुए, तरह तरह का साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ। और सिर्फ फिजिक्स के ही क्षेत्र में नहीं हुआ, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, बहुत सारा मेडिसिन्स के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। तो साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ उस पर हम बात करेंगे। इसी समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत मेजरेबल चेंज आए। आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो बदलाव आए उसमें हमें दो बातें याद रखनी है, अजंता एलोरा और साथ साथ टेम्पल फॉर्मेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसे हम टेम्पल को एक स्पेसिफिक स्टाइल में ही बनाते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? हम हमेशा मंदिर को इसी आकार में क्यों बनाते हैं? यही स्ट्रक्चर मंदिर का हमेशा रहता है। अब इसमें डिजाइन आप 500 तरह का बना लो, लेकिन ऊपर एक हिस्सा कोन जरूर बनेगा, जो शिखर होगा वो कोन शेप का होगा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? डायरेक्ट एनर्जी तो इस छत में भी आ रही है, ऐसा क्या होगा? कोनिकल शेप में होने से क्या होता है? जैसे आप लेंस, कोनिकल लेंस देखते हैं, तो कोन शेप में होने से उस बिंदु पर ज्यादा एनर्जी आप गिरा पाएंगे। जैसे इस बात को ऐसे समझो कि मान लीजिए ये एक आर्किटेक्चर है और हमें यहाँ पर मूर्ति लगानी है और हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर कॉस्मिक एनर्जी का एंट्रेंस ज़्यादा हो, तभी ना मंदिर काम करेगा। तो कॉस्मिक एनर्जी का एंट्रेंस ज़्यादा हो तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हम इस एरिया को नाप लें और मान लो कि ये एरिया 10 मीटर का बन रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम शिखर बना दें तो इन दोनों का जो योग होगा वो इससे ज़्यादा होगा। हमेशा पढ़ा है ना? दो भुजाओं का योग जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। स्क्वायर का तो नियम है उसका, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो वैसा कुछ मतलब कि ज़्यादा एक बिंदु पर ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी गिराने का ये जुगाड़ है। जैसे कोनिकल लेंस यूज करते हैं हम कागज़ जलाने के लिए, वही कॉन्सेप्ट है ये। तो एक पर्टिकुलर जगह पे हम ज़्यादा मात्रा में एनर्जी गिरा पाए। देखो ना कैसे काम कर रहा है ये कॉन्सेप्ट। और इसीलिए मंदिर में जाके आपको अच्छा लगता है। मंदिर जो है कॉस्मिक एनर्जी का बहुत बड़ा सेंटर होता है। एक पर्टिकुलर जगह पे कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ सके, इसलिए मंदिरों पे हम शिखर बनाते हैं। और इस एनर्जी से इसको नुकसान ना हो, इसके लिए हमेशा ऊपर कोई ना कोई हम धातु का प्रयोग करते हैं, कोई ना कोई मेटल यूज करते हैं। और जितने भी रिलीजन है सबके रिलीजियस सेंटर ऐसे ही हैं, कोई ऐसा नहीं छत जैसा हो किसी का। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या है कि ये जो है बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एनर्जी बनता है। इसीलिए जब भी मंदिर जाए तो प्रयास करें कि गर्भगृह में जाने का अवसर जरूर मिले। गर्भगृह मतलब कि मंदिर के सबसे ऊंचे वाले शिखर का ठीक नीचे वाला बिंदु गर्भगृह होता है। और कभी भी आप देखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा जिस प्रतिमा की जाती है, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो उसी जगह पे होती है, मंदिर के कोण के ठीक नीचे। ऊपर ध्वजा रहती है, नीचे मूर्ति रहती है। वो एक ऐसा संबंध बनता है, वही एनर्जी के गिरने का बिंदु होता है। शीशा टूटने वाला कॉन्सेप्ट देखा है कि मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान की मूर्ति से जब पट्टी हटाई जाती है तो सबसे पहले उनके सामने कोई आदमी नहीं जाता है। कौन जाता है? शीशा रखा जाता है कि वो खुद ही को देखें, क्योंकि किसी और को देखेंगे तो वो उस एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो शीशा जब सामने ले जाया जाता है, शीशा चटक जाता है। जैसे उनकी आंख खुलती है, शीशे में वो देखते हैं, शीशा टूट जाता है। तो शीशा टूटने के पीछे रीजन क्या है ना? सारा खेल वो कॉस्मिक एनर्जी का है।
कॉस्मिक एनर्जी को एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा मात्रा में गिराने की व्यवस्था का नाम क्या है? मंदिर है। मंदिर बना के वो एनर्जी सेंट्रलाइज कर लिया आपने, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा एक जगह पे इकट्ठा कर दी, इसलिए आपको मंदिर जाके अच्छा लगता है, मंदिर बैठ के सुकून लगता है। ऐसा आपने खुद महसूस किया होगा, मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर बैठने का मन करेगा आपको, तो बैठने का मन इसीलिए करता है। मंदिर में 4 घंटा बैठे रहोगे आपको उतना थकान नहीं लगेगा। अगर आपको कह दिया जाए ऐसे जमीन पे 2 घंटा बैठे रहो तो आपको लगेगा कि इससे कठिन काम कोई नहीं है, तो वो अच्छी चीज। तो मंदिर की धारणा ये है जो सबसे पहले इंडिया ने डेवलप करी, इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप करी, इंडियन थिंकर्स ने डेवलप करी। तो इसलिए मंदिरों को हम इस तरह से बनाते हैं और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ताकि जो है आप उनकी पूजा वूजा कर सकें। तो मंदिर जाया करें और उसमें एनर्जी को और अच्छा बनाए रखने के लिए तरह तरह की सजावट करते हैं, फूल लगाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ, जो लोग आते हैं बहुत पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वहाँ के वातावरण में भी अपनी एक पॉजिटिविटी रहती है? क्या वो मंदिर ही जाइए। अब वो तो हम कैसे कह सकते हैं, वो भाई वहां भी है। देखो सब जगह ईश्वर है ना। जब मैंने कहा ना कल परसों नरसों हम लोग की बात हो रही थी कि जब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो हम रिलीजियस नहीं रह जाएंगे, है ना। हम फिर प्रैक्टिस में भरोसा नहीं करेंगे, फिर हम भगवान में ही भरोसा करेंगे। और हम सब में किसी को भगवान पर पूर्ण भरोसा है नहीं। अगर भगवान पे पूर्ण विश्वास, अगर आपको लगता है भगवान है तो काहे का चिंता? अगर वो है तो सर्वशक्तिमान है, फिर तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। लेकिन तुम चिंता में भरे जा रहे हो, चिंता में नष्ट हुए जा रहे हो। इसका मतलब कि तुम चिंता कर रहे हो, इसका मतलब तुम भगवान की स्थिति पर सवाल खड़ा कर रहे हो। अच्छा, तुम्हें पूरा भरोसा भी नहीं है कि भगवान नहीं है, इसलिए तुम जो है मौका पड़ने पर टूट पड़ते हो उसके कदमों में, है ना। जब परेशानी में होते हो तो तुरंत चले जाते हो। तो आपको ना तो पूरा विश्वास है नहीं, आप अच्छे आदमी हैं नहीं। तभी द पीपल ऑफ इंडिया में सबकी बात कर रहा हूँ, तो हम अच्छे आदमी नहीं हैं, हम जो है ना कंफ्यूज कैरेक्टर्स हैं, संशयवादी हैं। कभी मान लेते हैं है, कभी कभी लगता भी है अंदर से कि हाँ है वो, और कभी कभी कैसा लगता है कि नहीं सब मैकेनिकली चल रहा है। अच्छा, जो ये मानते हैं कि नहीं, वो मानते हैं कि ईश्वर है, तो मानते हैं ना, जानते तो है नहीं। जान लिया जो वो सही है, तो ये हम क्या बोले उस बात पे, सब जगह है वो। अगर है तो, अगर वो है तो सर्वशक्तिमान है, कम से कम ये क्वालिटी तो उसमें होनी होगी। एनर्जी वहां भी है, एनर्जी चर्च में भी है, एनर्जी गुरुद्वारे में भी है। तो वो सिर्फ अपनी अपनी रिलीजन का असर। मैंने इसीलिए पहले रिलीजन को डिफाइन किया तो मैंने क्या बताया, ये स्टाइल ऑफ वर्शिप है रिलीजन का मतलब। लेकिन जब तुम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जगत, ब्रह्म, इन सब की बात करते हो तो फिर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, और वहां जाके ना आपको इस्लाम में कोई कमी दिखाई देगी, वहां जाके ना क्रिश्चियनिटी में कोई कमी दिखाई देगी, वहां जाके दुनिया के किसी रिलीजन में, किसी पर्सन में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। जब तुमको पक्का भरोसा हो जाए भगवान है तो फिर तो ये मानना ही पड़ेगा भगवान ने सब बनाया है। और जहां ये मान लिया तो कौन मैं और कौन आप, अंदर से तो फिर हम सब एक ही है ना, बाहर से ही अलग अलग हैं, ये हो जाएगा फिर। तो कल्चरल डेवलपमेंट में, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में सबसे जो जरूरी बात हमको जाननी है और जो सबसे ज़्यादा हमको अपने आर्ट और आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन के लिए तैयार करना है वो है मंदिर निर्माण शैली। अच्छा, इस बीच में रिलीजन में भी बहुत सारे बदलाव आए। जैसे रिलीजन में कुछ नई तरह की व्यवस्थाएं विकसित हुई। जैसे भारत में जो धर्म विकसित हुआ सबसे पहले वो कैसा था, वैदिक पीरियड में धर्म कैसा था? जो
ब्राह्मण की। सब बातें गलत है। वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ जो तुम बता रही हो, मैं पूछ ये रहा हूँ कि क्यों लोग पूजा करते थे। अच्छा ये बताओ ना कि भगवान का कॉन्सेप्ट किसी आदमी के दिमाग में आया होगा? कैसे शुरू हुआ ये पूरा खेल? आज कितना बड़ा बिजनेस बना हुआ है। धर्म से पुराना और धर्म से व्यवस्थित कोई व्यवसाय नहीं है। मौज का व्यवसाय है ये। पैसे ही पैसे हैं और सम्मान भी खूब है ना। एक बार आपको, अच्छा इस दुनिया में धर्म तब तक, धर्म का व्यवसाय तब तक चलता रहेगा जब तक लोग चमत्कार की इच्छा में रहेंगे। हमें, आप सब किसकी इच्छा में रहते हैं? कुछ ऐसा हो जाए ना सर, इसी बार आइए सो जाऊं। मैं बताता हूं, फिर मैं क्या बताऊंगा? हाँ बाबू इसी बार बन जाओगे तुम, बस ये किताबें निपटा लो और इतना आंसर राइटिंग कर लो, इसको ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे कर लो। मेरी बात थोड़ा मजा नहीं आया। फिर ऐसे जा रहे थे, गाड़ी वाला बाबा मिला, उससे बोले बाबा चाहते हैं कि इसी बार हो जाए। लो बेटा भभूत, है ना। अब भभूत में जो मजा है, भभूत लगाया हो गया काम। तो जो वो अच्छा, फिर भभूत लेके आपने मेहनत भी करी, फिर आपने सोचा अपने पे तो भरोसा है नहीं, भभूत पे ही भरोसा है। आपने सोचा बस यही तो काम कर गया, देखो मैं हो गया। आपने इनको बताया, ये भी अगले दिन गाड़ी वाले बाबा को ढूंढ रही है, भभूत लाओ, है ना। तो ये ऐसे चल रहा है काम। आपके डर और आपकी जो चमत्कार की इच्छा है और आपके अंदर में जो बेईमानी भरी हुई है, वो अवसर दे रही है धर्म को, धर्म के व्यवसाय को आगे बढ़ने में, वो एकदम अवसर दे रही है। और नीत्शे कहता है ना कि अमीरों ने गरीबों के लिए सिर्फ एक चीज छोड़ी है, वो है धर्म। तो देखो ना, अमीरों ने गरीबों के लिए सिर्फ एक चीज छोड़ी है, वो है धर्म। और सारे गरीब इस समय धर्म 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 करके खुश हैं, लूटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, पर धर्म, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो अमीरों ने बड़ी चालाकी से गरीबों के पक्ष में धर्म डाल दिया है। और धर्म ने इस दुनिया में जितना शोषण किया है आदमी का, उतना और किसी व्यवस्था, हालांकि हर व्यवस्था शोषक है, धर्म व्यवस्था शोषण करती है। राजनीति की व्यवस्था में तुम कौन हो? सरकार की निगाह में तुम कौन हो? कमाऊ पूत। किसके लिए कमाओगे? अपने लिए तो कमाओगे ही कमाओगे, साथ साथ सरकार के लिए भी कमाओगे, सरकार को भी कमा के दोगे। तो राजनीति भी, समाज भी आपको कैसे यूज करता है? वस्तु की तरह। तुम्हारी इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं है। समाज में सही क्या है, गलत क्या है, ये तय होगा पहले। ये सोशल डिवीजन था, उसको हम सोशल डिवीजन कहते हैं। हम समझना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये धर्म का व्यवस्था कैसे विकसित हुआ। तो सबसे पहले कैसे आया होगा धर्म? सबसे पहले धर्म हमारे रहस्य से उपजा होगा। जैसे मान लो कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, पंखा नहीं है, एसी वेसी का, हम बात करें वैदिक कल्चर की। वैदिक कल्चर में एक आदमी को बहुत गर्मी लग रही है और उसने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कभी कभी हवा चलती है तो गर्मी नहीं लगती है। अब वो प्रयास कर रहा है कि हवा चल जाए। कैसे चलेगी हवा? कुछ भी कर रहा है, हवा चल ही नहीं रही है, तो क्या करेगा वो? यह है भगवान का प्रस्तुतिकरण। ऐसे भगवान आ गए आपके जीवन में। हिमालय देखा आपने, आपको लगा कि इसको कौन बनाया होगा? पड़ोसी से पूछा, आप बना सकते हैं कि? अन्ना हमसे तो बनेगा इतना बड़ा, हम सारे लोग मिलकर भी बनाए तो नहीं बना सकते। ये कैसे हुआ होगा भाई? काम किए होंगे। कोई है जो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो ये सब किया हुआ है, जो हवाएं चला देता है, जो बारिश करवा देता है। बारिश की जरूरत है हमको, हवा की जरूरत है हमको, आग की जरूरत है हमको, सब चीजों की जरूरत है। जो नेचुरल पावर्स हैं, इन सब की जरूरत है। तो जो वैदिक रिलीजन था, वो केवल और केवल प्राकृतिक शक्तियों की पूजा थी। वर्शिप ऑफ पावर ऑफ नेचर था वो। हवा की पूजा करते थे,
पानी की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। और ये सारी पूजा का उद्देश्य क्या होता था? हमारा जीवन सुखमय बने, हमारी 100 विवाह हो जाएं, 1000 बच्चे हो जाएं, हमारे पास लाखों की संख्या में गायें हो जाएं। इस तरह के सांसारिक सुख को पाने के लिए लोग प्राकृतिक शक्तियों को ईश्वर मानते थे। यहां से धर्म की शुरुआत हुई। और यही कारण है कि तुम्हारे यहां हर भगवान के पास अपना अपना काम है। नहीं तो और किसी दुनिया के किसी जहां जहां पर मोनोथिस्ट रिलीजन है, मोनोथिज्म है, एकेश्वरवाद है, वहां तो सारी शक्तियां एक ही भगवान में। ईसा मसीह हवा चलाएंगे, ईसा मसीह वर्षा करवाएंगे, ईसा मसीह भूकंप भी लाएंगे, वही ज्वालामुखी भी फोड़ेंगे, और वही जो है आदमी को मारेंगे भी, वही पैदा भी करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं है। तुम्हारे हवा कोई और चलाएगा, है ना। बारिश करवा, इंद्र को पूजा करो, बारिश करवाएंगे। हवा नहीं चल रही, मरुदेव की पूजा करो, हवा चलवाएंगे। पवन देव की पूजा करो, हवा चलवाएंगे। अग्निदेव को आग लगी है, अग्निदेव को शांत करो। सांप रहा तो वो भी देवता है, पीपल है वो भी देवता है, पृथ्वी देवता है, आसमान देवता है, हवा देवता है। जिधर देखिए बस देवता ही देवता है। हमने क्या किया? प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया। हमने भगवान को बाहर से नहीं बुलाया। हमने जिन चीजों को देखा कि जो हमारी क्षमता से बाहर है, वो कौन है? पूजनीय है, उनकी आराधना होनी चाहिए। जो हमको नेचर दे रहा है फ्री में, उसके प्रति हमारे मन में एक कैसा भाव होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो हमको फ्री में मिल रहा है, हवा आपको छोड़ के नहीं चल सकती कि मैं जा रही हूं और इसको बचा के निकलूंगी। हवा ऐसा कभी नहीं करेगी। धूप आपको छोड़ के कभी नहीं खिलेगी। जब भी खिलेगी, आप अगर अंदर बैठे हो तो अलग केस है, नहीं तो आपको लेके खिलेगी वो। बारिश आपके खेत छोड़ के नहीं बरसेगी कि चारों ओर बरस रही है, आपके खेत में नहीं बरस रही है। आपका खेत छोड़ के नहीं बरसेगी बारिश, है ना। तो नेचर सबको इक्वली सब कुछ दे रहा है, सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें उसके प्रति अपना एक भाव रखना चाहिए, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए उसके लिए। तो वहां से हमारे धर्म की शुरुआत हुई। फिर हमने क्या किया? इंटीग्रेशन होता रहा, बदलता रहा, समय के अनुसार उसमें बहुत सारे बदलाव आए। इस पीरियड में आके हमने उनकी मूर्तियां बनाना शुरू करा, और इस पीरियड तक आते आते फिर कई स्कूल ऑफ रिलीजन डेवलप हो गए। जैसे जिसमें एक विष्णु का सेक्ट डेवलप हुआ, भागवत धर्म जिसे कहा गया। कृष्ण राम वाली परंपरा का एक सेक्ट डेवलप हुआ, शिव का, जिन्हें सेवाइट कहा गया, इनको भागवत कहा गया, उनको सेवाइट कहा गया। और एक डेवलप हुआ शक्ति की पूजा करने वाले लोगों को, जिन्होंने शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा करना शुरू करी। बंगाल के लोग, बंगाल जिसका सेंटर बना बाद में बहुत बड़ा, तो वो क्या हुआ? उनको शाक्त कहा जाने लगा, शाक्तिज्म कहा जाने लगा। तो शक्ति की पूजा, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा। विष्णु की पूजा करने वाले लोग वैष्णव कहे गए, शिव की पूजा करने वाले लोग शैव कहे गए, शक्ति की पूजा करने वाले लोग शाक्त कहे गए। आपके ज्यादातर मंदिर इन्हीं में से किसी न किसी के हैं, जितने भी। अच्छा, विष्णु के फिर क्या क्या डेवलप किया गया? जैसे बहुत सारे लोगों की और भी पूजा अलग अलग एरा में होने लगी। कभी कृष्ण की पूजा होने लगी, कभी राम की पूजा होने लगी, कुछ हिस्से में बुद्ध की पूजा होने लगी। तो लोगों ने कहा नहीं, अवतार हैं ये सबके। थ्योरी ऑफ इनकारनेशन सबसे पहले कब आया? गुप्ता पीरियड में आया। ये क्यों आया होगा? कि शिव की राम के उपासक कृष्ण के उपासकों से लड़ ना जाए, जैसे बाकी दुनिया में लड़े ना। सियाओं ने सुन्नियों ने सियाओं का बहुत खून बहाया। सिया सुन्नी में बहुत संघर्ष हुआ, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में संघर्ष हुआ। 100 साल तक लड़ाइयां चलती रहीं। सिया सुन्नी की लड़ाई तो अभी तक चल रही है। करबला की कहानी आपने पढ़ी होगी ना, वो किसकी लड़ाई थी? सिया सुन्नी की पहली लड़ाई थी, और वो लड़ाई आज तक सुलझ नहीं पाई है। तो इस तरह से दुनिया के अलग अलग धर्मों के अलग अलग सेक्ट आपस में बहुत लड़े, लेकिन भारत में अलग अलग सेक्ट जो है हिंदू धर्म के, वो कभी आपस में नहीं लड़े। कारण क्या रहा? हम उनको इंटीग्रेट किए। किस पीरियड में इंटीग्रेट किया हमने? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड इंटीग्रेशन का पीरियड है। शिव का विवाह किससे करवा दिया? पार्वती से। क्यों करवाया? वो हुआ था नहीं हुआ था, कौन गया था शादी में डांस करने, कौन जानता है। ये जितने लोग किताब लिखे हैं बैठ के, वो शादी होते तो देखे नहीं ना, वो शिव को देखे ना पार्वती को देखे, बस लिख दिए हैं। तो हुआ क्या? शिव और शाक्त धर्म की अधिष्ठात्री देवी कौन है? मां पार्वती।
और शैव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? महाकाल, महाशिव। और महाशिव की शादी करवा दी किससे? पार्वती से। टेंशन खत्म, झगड़ा बंद, पति पत्नी में काहे का झगड़ा। और बोले कि देखो ऊंच नीच नहीं हो चलेगा, आधा स्त्री आधा पुरुष बनाओ इनको, पति वाला भी भाव नहीं चलेगा, नहीं तो पति वाले है तो उनका थोड़ा ज्यादा नहीं, आधा आधा दिखाओ। तो अर्धनारीश्वर की धारणा भी, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट गुप्त पीरियड से पहले नहीं था, वो भी गुप्ता पीरियड की ही देन है। अर्धनारीश्वर की धारणा और फिर हरि के साथ हर को मिलाना, हरिहर। हरि कौन है? विष्णु है। और हर कौन है? महादेव है। तो हरिहर की धारणा भी इसी समय आई, उनको भी मिलाया, हरिहर एक ही है। और शिव की शादी करवा के उस झगड़े को भी कम किया और एक और कॉन्सेप्ट लाए जिसको वो क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। और कहे कि भाई देखो ये सब बराबर हैं तीनों, ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जो है संहार करते हैं। और संहार भी कितना शानदार है भारतीयों का। जब शिव को संहार करना होगा तो वो मार काट नहीं करेंगे। बाकी धर्मों में क्या लिखा है? जलजला आएगा, धरती कांप उठेगी, ये सब लिखा हुआ है बाकी धर्मों में कि दुनिया कैसे खत्म होगी। हिंदू धर्म क्या मानता है? शिव नृत्य करेंगे और उनके नृत्य तांडव करेंगे, नृत्य है ना वो, और उनके नृत्य की तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि लोग उसमें लीन हो जाएंगे, लय होगा दुनिया का, है ना, लय होगा, दुनिया खत्म नहीं होगी, उन्हीं में समा जाएगी। तो वो ये सारी धारणाएं इसी युग की विकसित की गई हैं। इससे पहले गुप्ता पीरियड से पहले वो नटराज जो है भगवान शिव का अलग अलग वो जो बनता है वो भी पहले का नहीं है, इसी सब पीरियड का है। तो इस समय जो वर्तमान समय में हम लोग धर्म पालन कर रहे हैं इसका वास्तविक स्वरूप गुप्ता पीरियड में आया, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एरा में हिंदुइज्म फिर से एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले वो वैदिक कल्चर रहा, वैदिक संस्कृति के बाद जब राजा बड़े बड़े हुए, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने तो हिंदुइज्म को पेट्रोनाइज किया नहीं, उन्होंने किसको पेट्रोनाइज किया? बुद्धिज्म को। और फिर से जब हिंदुइज्म एग्जिस्टेंस में आया तो वो इन शासकों के पीरियड में आया और सही से पेट्रोनाइज किया गया इनको कब? गुप्ता पीरियड में। और गुप्तों का जो नेशनल सिंबल था वो गरुड़ था। और गरुड़ क्या है? विष्णु की सवारी है। तो वो हिंदुइज्म पे पूरा बेस्ड रहा। तो इस तरह से रिलीजियस डेवलपमेंट भी इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट का डेवलपमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये एरा समझ लो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना इसको। फिर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सब कुछ पढ़ना है इस पीरियड में। और ये थोड़ा बड़ा एरा है स्टडी के लिए, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? कितना बजे क्लास छोड़ना है? कितना बजा? तो ये यहाँ तक हम लोग आ गए हैं और यहीं छोड़ देते हैं इसको। और कल से हम लोग आ जाएंगे वापस किस में? ह्यूमन इवोल्यूशन से। थोड़ा सा आधे घंटे हम आपको, आधे घंटे 10-20 मिनट में हम आपको बता देंगे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और मुसलमानों के आने से पहले क्या हुआ भारत में, ठीक है। तो वो चलेगा। और उसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन कल स्टार्ट होगा। आप अपने घर से ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ के आइएगा, ठीक है। और घर से पढ़ के जरूर आइए, है ना, ताकि आपको लेक्चर पूरा समझ में आए।